शहर की 7वीं सड़क पर 7वीं कोठी के एक कमरे में 3 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उनके लिबास शरीफों के से थे, लेकिन चेहरों पर शराफत नाम की कोई चीज नहीं थी। पहली ही नजर में चोटी के बदमाश दिखाई देते थे। उनमें से एक मेज के एक तरफ और दो उसके सामने बैठे थे। सामने बैठे हुए आदमियों के अंदाज से पता चलता था कि वो उसके मातहत हैं। वो उनसे बड़े रौब से कह रहा था, इस वक्त तक जग्गा खत खान रहमान के मुलाजिम को दे चुका होगा, और ख़त देने के बाद उसने उंगलियों के इशारे से भोले को बता दिया होगा कि वो अपने हिस्से का काम कर चुका है, लिहाजा भोला यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। गौरी साहब, आपका ख्याल है कि खान रहमान भी दूसरे लोगों की तरह खौफजदा होकर हमारा मुतालबा मानने पर मजबूर हो जाएगा? सामने बैठे हुए एक आदमी ने कहा, मैंने आपको बताया था कि खान रहमान बहुत अक्खड़ किस्म का आदमी है। जिद पर अड़ जाए तो किसी की परवाह नहीं करता। फौजी आदमी है और वो इंस्पेक्टर जमशेद का बहुत अजीज दोस्त है। इसके बावजूद आपने उसे खत भेज दिया। देखो कमर, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जिस शख्स के बारे में मैं कहूँ उसके मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करके मुझ तक पहुँचा दो। इसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी है। हालात का जायज़ा लेना, खत भेजना या ना भेजना, यह सब मेरा काम है। इन कामों के सिलसिले में ऊपर वाले को मुझे ही जवाब देना होता है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसकी सज़ा भी मुझको मिलती है। लिहाजा तुम इसकी फ़िक्र छोड़ दो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब तुम बाबर को साथ लेकर शरीफ टाउन चले जाओ और सेठ हबीबुल्ला को ख़त पहुंचा दो। गौरी ने नर्म लहजे में कहा, बस अब तुम दोनों जा सकते हो। दोनों उठ गए और सलाम करके कमरे से निकल गए। उसी वक्त मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी। गौरी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, नंबर बताओ। दूसरी तरफ से कहा गया, 7। ठीक है। देखो गौरी, तुम्हारे आदमी काम बहुत सुस्त रफ्तारी से कर रहे हैं। उनसे कहो अपनी रफ्तार तेज़ कर दें। जी बहुत बेहतर। खान रहमान को ख़त पहुंचा दिया? जग्गा ख़त लेकर जा चुका है सर। मेरा ख्याल है उसने पहुंचा दिया होगा। क्यों ख्याल क्यों? क्या भोला अभी तक नहीं आया? जी बस आने ही वाला है। जूं ही भोला आए मुझे इत्तला दे देना। और हाँ, सेठ हबीबुल्ला के घर आदमी भेज दिए? जी भेज चुका हूँ। गुड। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर रिसीवर रख दिया गया। इंस्पेक्टर जमशेद इन दिनों दोपहर का खाना खाने के लिए घर आने लगे थे। वो अभी अभी आए थे। मेज़ पर खाना लग चुका था। अभी वो बैठे ही थे कि फरजाना बोल उठी, अब्बाजान मैं बहुत दिनों से नाज से नहीं मिली। अगर आप इजाज़त दें तो मिलाऊं? हाँ क्यों नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि तुम नाज से ज़्यादा खान रहमान से मिलना पसंद करती हो, उनकी चटपटी बातें सुनने के लिए। क्यों, ठीक है ना? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। वो हैं ही बहुत पुरलुत्फ आदमी। तो फिर जाते हुए मुझे साथ ले जाइएगा ना? दोपहर को जाओगी? शाम को गई तो सिर्फ 1 आध घंटा ही गुजार सकूंगी। इस तरह 4-5 घंटे तो वहां रह सकती हो। फरजाना ने कहा, भाई अगर तुम्हें वहां रहने का इतना ही शौक है तो 2-4 दिन के लिए चली जाओ। नहीं, अब इतना भी क्या। ठीक है, मैं तुम्हें लेता चलूंगा। खाने से फारिग होकर उन्होंने फरजाना से चलने के लिए कहा तो महमूद और फारूक बोल उठे, हमें नहीं ले चलोगी? हम भी ज़रा अंकल रहमान की नोक झोंक सुन लेंगे, और फिर हामिद और सरवर भी तो हमारे दोस्त हैं। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अब्बा जान से पूछ लो। एतराज़ तो मुझे भी नहीं, अलबत्ता मेरी मोटरसाइकिल से पूछ लो। वो हम चारों को ले जा सकेगी या नहीं? इंस्पेक्टर जमशेद भी मूड में थे। तो फिर हम टैक्सी में चले जाते हैं। हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। इंस्पेक्टर जमशेद ने बाहर निकलकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रवाना हो गए। खान रहमान का घर उनके दफ्तर के रास्ते में ही था। वो उनके गहरे दोस्तों में से थे। अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। इंस्पेक्टर जमशेद को उस वक्त जल्दी ना होती तो वो ज़रूर बच्चों के साथ खान साहब के घर तक आते और ख़ुद भी कुछ देर वहाँ ठहरते। वो खान रहमान के घर के पास से गुजरे तो चौंक उठे। एक शख्स उनके दरवाजे से मुड़कर सड़क पर आ रहा था। सड़क पर आते ही उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया, मुट्ठी बंद की और फिर उंगलियां ऊपर उठा दीं। ऐन उसी वक्त इंस्पेक्टर जमशेद उधर से गुजरे। उन्हें ये बात कुछ अजीब सी लगी। उन्होंने उस समत देखा जहां उस आदमी ने इशारा किया था। उनकी नज़र एक मोटरसाइकिल सवार पर पड़ी जो उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। आखिर मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। उसका रुख उनके दफ्तर की मुखालिफ समत में था। उनके जी में न जाने क्या आई कि मोटरसाइकिल मोड़कर उसी समत चल पड़े। उस शख्स के पीछे पहुंचने में उन्हें 3 मिनट लगे। इसके बाद वो यकसा रफ्तार से ताक़ुब करने लगे। अचानक अगली मोड़ पर साइकिल 7वें सड़क पर मुड़ गई और फिर उन्होंने उसे कोठी नंबर 7 के दरवाजे पर रुकते देखा। वो खुद भी कुछ फासले पर रुक गए। मोटरसाइकिल सवार उतरा और कोठी के अंदर दाखिल हो गया। खान रहमान, उनके बेटे हामिद, सरवर और बेटी नाज खाने की मेज़ पर बैठे थे। उनकी बेगम खालदा अभी तक गुसलखाने से नहीं निकली थीं। वो चारों उन्हीं के इंतज़ार में हाथ रोके बैठे थे।
आखिर तंग आकर खान रहमान बोले, भाई बेगम अब आ भी जाओ। बस अभी आई। ये तो तुम 15 मिनट से कह रही हो। भाई खाना ठंडा हो रहा है। खान रहमान ने हार मानकर कहा, खाना ठंडा ही खाना चाहिए, मैदा खराब नहीं होता। लो बच्चों, अब अपनी माँ की डॉक्टरी सुनो। खान रहमान ने चिल्लाकर कहा। लीजिए आ गई, खालदा बेगम ने कमरे में आते हुए कहा। खुदा का शुक्र है। खान रहमान ने इत्मीनान की सांस ली और तीनों बच्चे मुस्कुराने लगे। दोनों मियाँ बीवी की नोक झोंक कोई नई बात नहीं थी, हर रोज़ और हर वक्त ही जारी रहती थी। खान रहमान बहुत खुश मिजाज आदमी थे। उनकी वजह से घर में हर वक्त कह कह गूंजा करते थे। इस वक्त भी वो बहुत खुशगवार मूड में थे। अब आप बैठने में कितनी देर लगाएंगी? उन्होंने कहा, क्योंकि खालदा बेगम अभी तक कुर्सी पर नहीं बैठी थीं। हामिद सरवर और नाज हंसने लगे। उन्होंने झट अपने मुंह पर हाथ रख लिए, लेकिन हंसी की आवाज़ खान साहब के कानों तक पहुंच गई। जो ही लुकमा मुंह में रखने के लिए हाथ ऊपर उठाया, कमरे का दरवाज़ा खुला और उनका मुलाजिम ज़हूर अंदर दाखिल हुआ। खान रहमान का हाथ दरमियान में ही रह गया। उनके चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। कान पकड़े पकड़े जवाब दो। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कान पकड़ने का हुक्म क्यों दिया है? जी जी मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? आपका हुक्म है कि जब आप खाना खा रहे हों तो कोई अंदर दाखिल ना हो। तो फिर तुम्हें मेरा यह हुक्म उस वक्त याद क्यों नहीं रहा जब तुम कमरे में दाखिल हुए थे? याद था जनाब। फिर क्यों आए तुम? जवाब दो। अब्बाजान इसके हाथ में। हामिद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फौरन ही डांट पड़ी। हाँ ज़हूर बोलो। जी ये ख़त। बाढ़ में जाए ये ख़त। सुनिए तो सही, ये ख़त डाक से नहीं आया, कोई साहिब दस्ती दे गए हैं। उन्होंने कहा था कि फ़ौरन आप तक पहुंचा दूं। ज़हूर ने गड़बड़ाते हुए कहा, कान छोड़ दो और सीधे खड़े हो जाओ। उन्होंने हुक्म दिया। तुम किसके मुलाजिम हो, उस शख्स के या मेरे? जी आपका। और हुक्म मानते हो दूसरों का? जी गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दीजिए। ठीक है, बाहर जाकर बैठो। जब हम खाना खा चुके तब खत लेकर आना। जी बहुत बेहतर। इतना कहकर खान रहमान ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ऐन उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक बार फिर ज़हूर अंदर दाखिल हुआ। वो थर थर काँप रहा था। अंदर दाखिल होते ही उसने झुककर कान पकड़ लिए। एक बार फिर खान रहमान ने लुकमा प्लेट में रख दिया और हैरत के आलम में ज़हूर को देखते रहे। वही क्या, बाकी चारों भी उसे हैरत से देख रहे थे। आखिर खान रहमान झुंझलाकर बोले, अब क्या है, आज हमें खाना खाने दिया जाएगा या नहीं? जी जी वो। ज़हूर हकलाया। वो इंस्पेक्टर जमशेद के बच्चे। ज़हूर ने फिर जुमला दरमियान में छोड़ दिया। इंस्पेक्टर जमशेद के बच्चे? क्या उनके बारे में कोई इत्तला आई है? नहीं, वो खुद आए हैं। वो खुद आए हैं और तुमने अंदर आकर कान पकड़ लिए? बेवकूफ़ कहीं के। वो बाहर खड़े परेशान हो रहे होंगे। पहले उन तीनों को फौरन अंदर ले आओ। जी अच्छा। आहा, फरजाना आई है, अब मज़ा आएगा, नाज ने खुश होकर कहा। महमूद और फारूक भी आ गए। अच्छा ज़हूर, तुम यूं करो कि बाहर जाकर बैठो, हम खाना खा लें, फिर आकर कान पकड़ लेना। महमूद, फारूक और फरजाना मुश्किल से हंसी जब्त कर सके। जी अच्छा, ज़हूर बोला। और ये ख़त? उसने पूछा। खाना खाने के बाद खान रहमान चिल्लाए। ज़हूर बौखलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो ज़ोर से दरवाजे से टकरा गया। उसकी पेशानी पर चोट लगी, लेकिन उसे उस वक्त बाहर निकलने के सिवा किसी बात का होश नहीं था। खुदा खुदा करके खाना शुरू हुआ। खान साहब ने मेज़ के पास लगा हुआ घंटी का बटन दबाया। फौरन ही कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़हूर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसने झुककर फिर कान पकड़ लिए। अच्छा बस रहने दो और ये ख़त इधर लाओ। ज़हूर ने कान छोड़ दिए। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे, क्योंकि इस तरह मुआफ़ कर देना खान रहमान के उसूल के खिलाफ था। ये कहकर उन्होंने सामने रखा हुआ लिफाफा उठाया, उसे चाक किया। अंदर से पर्चा निकला और फिर पढ़ने लगे। खान रहमान, तुम्हें इत्तला दी जाती है कि इस महीने की 15 तारीख को मशरक़ी पहाड़ियों के करीब खंडर में 50,000 रुपये रात के ठीक 11 बजे लेकर पहुंच जाओ। अगर तुमने अकल से काम न लिया और रुपए लेकर मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंचे तो तुम्हारी। खान रहमान पढ़ते पढ़ते रुक गए। खालदा बेगम और बच्चे गौर से सुन रहे थे। उनके रुकने पर वो चौंक उठे। आप क्यों रुक गए? आगे पढ़िए ना, महमूद ने कहा। उसके चेहरे पर जोश के आसार थे। फारूक और फरजाना की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी, लेकिन खान रहमान ने ख़त का अगला हिस्सा उन्हें ना सुनाया। खुद खामोशी से पढ़ने लगे। मैं तुम्हें ख़त का अगला हिस्सा नहीं सुना सकता, उन्होंने अटल लहजे में कहा। ऐसे मामला से हमें कई बार वास्ता पड़ चुका है, इसलिए आप हमें ज़रूर बताएं। फरजाना ने कहा। बेटी, इसमें तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता, खान रहमान ने कहा
और ये कहकर कमरे से निकल गए। फिर उनके कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो सब बुत बने एक दूसरे को देख रहे थे। इंस्पेक्टर जमशेद सड़क पर खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। उन्होंने एक शख्स को खान रहमान के दरवाजे से मुड़कर किसी को इशारा करते देखा था। उस दूसरे आदमी का ताक़ुब करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे थे। मोटरसाइकिल सवार कोठी नंबर 7 के अंदर चला गया था और वो सड़क पर खड़े सोच रहे थे कि ये मामला क्या है। उसी वक्त उन्होंने उस शख्स को बाहर आते देखा। वो चौंक उठे। अब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। देखते ही देखते उसकी मोटरसाइकिल रवाना हो गई। इंस्पेक्टर जमशेद एक बार फिर उसके पीछे चल पड़े। तकरीबन 15 मिनट बाद वो जिस आबादी में दाखिल हुए उसका नाम शादाब कॉलोनी था। इस आबादी के मकान छोटे लेकिन पुख्ता थे। उनमें से एक के सामने मोटरसाइकिल वाला रुक गया। इंस्पेक्टर जमशेद भी थोड़े फासले पर रुक गए। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो पैदल ही उस मकान की तरफ बढ़े और दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। दरवाज़ा उसी शख्स ने खोला। मुआफ़ कीजिएगा मिस्टर शहाबुद्दीन। मोटरसाइकिल वाले ने अपना नाम बताया। शुक्रिया मिस्टर शहाबुद्दीन। क्या आप बता सकते हैं कि शादाब कॉलोनी में मकान नंबर 703 कहाँ है? ये शादाब कॉलोनी ही है ना? उन्होंने पूछा। जी, 730 नंबर यहाँ से दाएं तरफ तीसरी गली में होगा। शुक्रिया, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ आ गए। वो शख्स अपने घर में जा चुका था। उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने दफ्तर की तरफ चल पड़े। यूं ही वो वहाँ से रवाना हुए, उस आदमी के घर का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकल आया। वो तेज़ी से पैदल चलता हुआ एक होटल में घुस गया और टेलीफोन पर गौरी का नंबर मिलाने लगा। हाँ, मैं भोला हूँ। कहो क्या बात है? अभी अभी मेरे पास इंस्पेक्टर जमशेद आया था। इंस्पेक्टर जमशेद? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। जी हाँ, लेकिन वो तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? क्या वो तुम्हें जानता है? नहीं, मैं उसे जानता हूँ। अच्छा, तो फिर क्यों आया था वो तुम्हारे पास? मैं समझ नहीं सका। उसने शादाब कॉलोनी के एक मकान का नंबर पूछा था। मैं समझता हूँ उसने बहाना किया था। उसने मेरा नाम भी बहाने से पूछा था। तो क्या तुमने बता दिया? नहीं, मैंने अपना नाम शहाबुद्दीन बताया। अब तुम दूसरी हिदायत मिलने तक अपने घर से नहीं निकलोगे, समझ गए? जी, समझ गया। गौरी ने दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की आवाज़ सुनने के बाद किसी के नंबर डायल किए। क्या बात है गौरी, तुम कुछ घबराए हुए लगते हो। इंस्पेक्टर जमशेद भोले के घर गया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर जमशेद कहाँ से आ टपका? मैं खुद हैरान हूँ। पूरी बात बताओ। दूसरी तरफ से बारोब लहजे में पूछा गया और गौरी से जो कुछ उसे भोले से मालूम हुआ था फ़ोन पर बता दिया। भोले से कह दो कि वो घर से बाहर ना निकले और ख़बरदार उसकी ज़बान पर किसी का भी नाम ना आए। इंस्पेक्टर जमशेद जल्द ही उसके पास दोबारा पहुँचेगा, तो उसे यहाँ से गायब होने के लिए क्यों ना कह दिया जाए। गौरी ने कहा। नहीं, इस तरह इंस्पेक्टर जमशेद का शक यकीन में बदल जाएगा। हमें ये नहीं मालूम कि वो किस तरह भोले तक पहुँचा है। जी बेहतर, मैं इसी वक्त उसे पैगाम भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं। जब वो तुम्हें फ़ोन करके किसी नए काम के बारे में पूछे तो उसे हुक्म सुना देना। लेकिन मैं इससे पहले ही कह चुका हूँ कि दूसरा हुक्म मिलने तक घर से बाहर ना निकले। फिर तो एक आदमी भेजना ही होगा। ध्यान रहे कहीं तुम्हारे आदमी का ताक़ुब ना किया जाए। जी, आप बेफिक्र रहें। अजीब बात है, आखिर उस ख़त में क्या लिखा था जो अंकल हमें सुना न सके? महमूद ने खामोशी को तोड़ा। कोई ऐसी धमकी जो हमें खौफजदा कर सकती है, फरजाना ने कहा। हाँ, यही बात हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि वो धमकी क्या है? फारूक ने पूछा। यही तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि फरजाना कुछ कहते कहते रुक गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किस बात पर अफसोस है? तुम पहेलियां ना बुझवाया करो। महमूद तिनक कर बोला। मुझे अफसोस है, मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम ये जान गई हो कि उस खत में क्या धमकी दी गई थी? हाँ, मैं जान गई हूँ, फरजाना ने पुरजोश लहजे में कहा। तो फिर बताती क्यों नहीं? खालिदा बेगम सख्त बेचैन नजर आ रही थी। यहाँ 6-7 दिन के अखबारात होंगे? फरजाना ने पूछा। हाँ, यहाँ तो पूरे 1 महीने के अखबार मिल जाएंगे, सरवर बोला। क्या रद्दी बेचने का इरादा है? फारूक ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। ना जरा 8-10 अखबार तो उठा लाओ। फरजाना उन्हें खोल खोल कर देखने लगी। दूसरे बच्चे उसे हैरत और दिलचस्पी से देख रहे थे। अंकल रहमान ने ठीक ही किया, आखिर फरजाना के मुंह से निकला। क्या मतलब? बच्चों ने चौंक कर एक साथ पूछा। उन्होंने अच्छा ही किया कि उस धमकी के बारे में किसी को नहीं बताया। तो क्या तुम्हें पता लग गया है? हाँ, मैं जान गई हूँ। कमाल है, आखिर कैसे? और वो धमकी क्या है?
खालिदा बेगम ने हैरान होकर पूछा। अफसोस कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? बेहतरी यही है कि आपको और तीनों को कुछ ना बताया जाए। फरजाना ने हामिद, सरवर और नास की तरफ इशारा किया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। खालिदा बेगम परेशान हो गईं। महमूद और फारूक ने एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखा। फिर वो दोनों भी अखबारात में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सर ऊपर उठाए और कहने लगे, हम भी समझ गए हैं, लेकिन इस दरियाव का सेहरा तुम्हारे ही सर रहेगा। आखिर तुम्हें अखबारात का ख्याल कैसे आ गया? महमूद ने पूछा। मैं रोज़ाना बाकायदगी से अखबार पढ़ती हूँ। तो फिर आओ ज़रा आगे चलकर मशवरा करें, फारूक उठते हुए बोला। हमें कुछ नहीं बताओगे? हामिद ने पूछा। बताएंगे क्यों नहीं, बस ज़रा सब्र करो, महमूद ने कहा। फिर वो तीनों कमरे से निकलकर बरामदे में आ खड़े हुए और धीमी आवाज़ में बातें करने लगे। इंस्पेक्टर जमशेद ने दफ्तर पहुंचते ही सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इकराम को बुलवाया। वो उसे देखते ही कहने लगा, शहर के तमाम मशहूर गुंडों की फाइल ले आओ, जल्दी करो। सब इंस्पेक्टर इकराम लपकता हुआ कमरे से निकल गया। 5 मिनट के बाद ही फाइल लिए वापस आ गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने फाइल के वर्क उलटने शुरू किए। उस फाइल में मुजरिमों की तस्वीरों के नीचे उनके तमाम हालात भी दर्ज थे। इंस्पेक्टर जमशेद बेचैनी के आलम में वर्क उलटते रहे। आखिर एक सफ़े पर उनके हाथ अटक कर रह गए। उनके सामने जिस आदमी की तस्वीर थी, उसने अपना नाम शहाबुद्दीन बताया था और उससे वो अभी अभी शादाब कॉलोनी में मिलकर आ रहे थे। इसे जानते हो? उन्होंने सब इंस्पेक्टर इकराम से पूछा। जी हाँ, ये भोला है, कई बार का सज़ा याफ्ता, आमतौर पर किसी गिरोह के साथ मिलकर काम करता है, तन्हा कोई काम नहीं करता। किस किस्म के काम करता है? किसी ज़माने में डाके मारा करता था, पिछले दिनों बच्चों के अगवा करने के सिलसिले में पकड़ा गया था। जानते हो आजकल कहाँ रहता है और किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? शादाब कॉलोनी के मकान नंबर 390 में रहता है। आजकल क्या कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। मैं अभी अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। जी हाँ, उसने मुझे अपना नाम शहाबुद्दीन बताया था। शहाबुद्दीन? ये ज़रूर किसी बड़े चक्कर में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मुझे पहचानता है। क्यों नहीं पहचानता होगा, इस शहर के तमाम मशहूर गुंडे आपको पहचानते हैं। देखो, फ़ौरन 2-3 आदमी लेकर रवाना हो जाओ, तुम्हें भोले की निगरानी करनी है। मैं भी थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। जी बेहतर, सब इंस्पेक्टर इकराम ने कहा और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर जमशेद ने खान रहमान का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हेलो, मैं इंस्पेक्टर जमशेद हूँ, ज़रा महमूद को बुला दो। जी अच्छा। हेलो अब्बा जान, मैं हूँ महमूद। दूसरी तरफ से महमूद की आवाज़ आई। बेटा, वापसी का कब प्रोग्राम है? जी शाम को वापस आ जाएंगे। यहाँ सब खैरियत है? जी खैरियत? खैरियत तो नहीं है, महमूद के मुंह से निकला। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ आई। एन उसी वक्त खान रहमान वहाँ आ गए। उन्होंने महमूद से पूछा, कौन है बेटा, किसका फ़ोन है? जी अब्बा जान का। लाओ मुझे दो, उन्होंने कहा और महमूद ने फ़ौरन फ़ोन उनके हाथ में दे दिया। हाँ भाई जमशेद, कहो कैसी गुजर रही है? तुम क्यों नहीं आए बच्चों के साथ? मुझे दफ्तर में कुछ काम था। तुम सुनाओ, वहाँ सब खैरियत है ना? खैरियत? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है। क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? बच्चों को शाम को वापस भेज देना। भाई तुम्हारी ये बात मैं नहीं मानूंगा। आजकल स्कूल की तो छुट्टियां हैं, अब बच्चे 3-4 दिन बाद ही आएंगे। लेकिन महमूद तो अभी कह रहा था कि हम शाम को वापस आ जाएंगे, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। उसके कहने से क्या होता है? हाँ, फ़ोन महमूद को दे दो, उससे कुछ कहना है। अच्छा। खान रहमान ने रिसीवर महमूद को देने से पहले माउथपीस पर हाथ रखकर कहा, देखो बेटा, तुम उस खत के बारे में कुछ नहीं बताओगे। जी अच्छा। ये कहते हुए महमूद ने रिसीवर ले लिया। जी अब्बा जान फरमाइए, क्या कह रहे थे तुम? यहाँ खैरियत नहीं है? नहीं तो बात क्या है, उन्होंने पूछा। जी कुछ नहीं, ये कहते ही महमूद ने रिसीवर रख दिया, क्योंकि खान रहमान सर पर खड़े थे। इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर रिसीवर को देखा और फिर तेजी से उठ खड़े हुए। अब उनका रुख खान रहमान के घर की तरफ था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कोई साए की तरह उनके पीछे लगा हुआ है। महमूद, फारूक और फरजाना खान रहमान के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने उन तीनों को देखा। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? अगर तुम जाने की इजाज़त लेने आए हो तो वो तुम्हें नहीं मिल सकती। 3-4 दिन यहाँ रहो, खेलो कूदो, फिर चले जाना। मैंने जमशेद से कह दिया है।
बहुत अच्छा अंकल, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन उस खत में क्या लिखा था? महमूद ने पूछा। मैं कुछ नहीं बता सकता। शायद इसलिए कि उस खत में किसी को कुछ बताने से मना कर दिया गया है, फरजाना ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम? खान रहमान चौंक उठे। हम तो ये भी जानते हैं कि आपको धमकी क्या दी गई है। नहीं, ये गलत है। मैंने वो खत तुम्हें नहीं दिखाया। फिर तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? हम इंस्पेक्टर जमशेद के बच्चे हैं और इस किस्म के वाकयात से हमें वास्ता पड़ता रहता है। अच्छा बताओ, मुजरिमों ने मुझे क्या धमकी दी है? फरजाना ने कहा, मुजरिमों ने आपको धमकी दी है कि अगर आपने फला तारीख को इतने रुपए फला जगह ना पहुंचाए तो वो नाज को अगवा कर लेंगे। खामोश रहो, कहीं कोई सुन न ले। मुझे हैरत है कि तुम्हें कैसे मालूम हो गया। जानते हो, मुजरिमों ने यह भी लिखा है कि अगर मैंने इसका जिक्र किसी से किया तो नाज को अगवा करने के बाद जान से मार दिया जाएगा। महमूद सोच में डूब गया। आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अखबारात देखने से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, फरजाना ने कहा। वो कैसे? मैं बाकायदगी से अखबार पढ़ती हूँ। पिछले कुछ दिनों से रोज़ाना कोई ना कोई लड़की ज़रूर अगवा हो रही है। अजीब बात यह है कि सिर्फ लड़कियां ही अगवा हो रही हैं, और जिनकी अगवा हुई हैं वो मालदार आदमी हैं। इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि मुझे कोई इस किस्म की धमकी दी गई है, खान रहमान ने कहा। जी आप ठीक कहते हैं, लेकिन जिन लोगों की लड़कियां अगवा की गई हैं उनके नाम अखबारात में पैगाम शाया होते रहे हैं। हमें अफसोस है कि आपने हमारी पेशकश पर ध्यान नहीं दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत खूब, तुम तीनों बहुत सहीन हो। ज़रा मैं भी वो अखबारात देखना चाहता हूँ। और हाँ, नाज को और उसकी अम्मी और भाइयों को कुछ ना बताना। जी आप बेफिक्र रहें। उसी वक्त किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और फिर जल्दी ज़हूर ने इंस्पेक्टर जमशेद के आने की इत्तला दी। कहाँ है वो खत? उन्होंने आते ही खान रहमान से कहा। कौन सा खत? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खान रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे इंस्पेक्टर जमशेद ने उनसे मजाक किया हो। वही जो तुम्हें मिला है। तुम अजीब आदमी हो। आते ही इंस्पेक्टरी झाड़ने लगे। न सलाम न दुआ। देखो वक्त बहुत कम है, बात को मजाक में ना उड़ाओ। मुझे वो खत दिखा दो जिसमें नाज को अगवा करने की धमकी दी गई है, उन्होंने तेज लहजे में कहा। आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे कोई धमकी भरा खत मिला है? दिन रात यही तो काम करता हूं, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। मैं तुम्हें वो खत नहीं दिखा सकता। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें उसके मुतालिक कैसे मालूम हुआ? यह सब कुछ एक अजीब इत्तेफाक के तहत हुआ। मैं खाना खाकर दफ्तर जा रहा था, तुम्हारे घर के पास से गुजरने लगा। एक शख्स को दरवाजे पर से मुड़ते देखा। साथ ही उसने अपना हाथ ऊंचा उठाकर एक अजीब सा इशारा किया। फिर मैंने एक शख्स को मोटरसाइकिल स्टार्ट करते देखा। इशारा उसी को किया गया था। मैंने उसका ताक़ुब किया। फिर दफ्तर में मुजरिमों की फाइल देखी तो उसमें उस शख्स की तस्वीर मौजूद थी। मैंने यहाँ फ़ोन किया तो महमूद से पता चला कि यहाँ खैरियत नहीं है। उस मोटरसाइकिल सवार के हालात जानने के बाद मेरे लिए यह जानना मुश्किल नहीं था कि तुम्हें कोई धमकी भरा ख़त मिला है। लेकिन अब भी मैं वो तुम्हें ख़त नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें यह भी लिखा है कि अगर मैंने पुलिस को बताने की कोशिश की तो वो नाज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब छुपाने से क्या फ़ायदा? मुझे तो मालूम हो ही चुका है, और तुम्हारे बच्चों को भी। उन्हें कैसे मालूम हो गया? क्या तुमने बताया था? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। नहीं, वो भी तुम्हारे ही बच्चे हैं, उन्होंने खुद ही मालूम कर लिया। अच्छा आओ मैं तुम्हें ख़त दिखाता हूँ। आखिर खान रहमान ने हथियार डाल दिए। खान रहमान ने ख़त निकालकर इंस्पेक्टर जमशेद को दिया। उन्होंने पढ़ने के लिए खोला ही था कि ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनाई थी। वो चौंक उठे। आवाज़ दरवाजे की तरफ से आई है, इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए। फिर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। बाकी लोग भी उनके पीछे भागने लगे। बेगम खालदा और उनके बच्चे अपने अपने कमरों से निकल आए थे। जो ही वो दरवाजे पर पहुंचे, ठिठक कर रह गए। ज़हूर फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके पास ही कागज़ का एक पुर्जा नजर आया। इंस्पेक्टर जमशेद ने पुर्जा उठाकर देखा। इंस्पेक्टर जमशेद, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। अब तुमने खुद को मुसीबत में फंसा लिया है। अगर तुम इंस्पेक्टर जमशेद को अपने साथ शरीक ना करते तो सिर्फ 50,000 में ही मामला टल जाता। अब तैयार रहो। इंस्पेक्टर जमशेद की मौजूदगी ही में तुम्हारी बच्ची को उठा लिया जाएगा। सबसे पहले इंस्पेक्टर जमशेद को होश आया। वो खान रहमान से जल्दी जल्दी कहने लगे, रहमान तुम ज़हूर को होश में लाने की कोशिश करो और घर के तमाम दरवाजे अंदर से बंद कर लो। हालात ख़राब हो गए हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊँगा। आप कहाँ जा रहे हैं? महमूद ने पूछा। कुछ ज़रूरी इंतज़ामात करने हैं, तुम चौकस रहना। जी आप बेफिक्र रहें। इंस्पेक्टर जमशेद की मोटरसाइकिल शादाब कॉलोनी की तरफ उड़ी जा रही थी। मकान नंबर 390 से कुछ फासले पर उन्हें सब इंस्पेक्टर अकराम नजर आ गया। वो सीधे उसकी तरफ बढ़े। यहाँ के क्या हालात हैं? भोला अंदर ही है, उससे कोई मिलने तो नहीं आया?
उन्होंने एक साथ 3-4 सवाल कर डाले। खैरियत तो है? आप बहुत घबराए हुए हैं। जो पूछा है जल्दी बताओ। जी, भोला अंदर ही है। उससे कोई मिलने नहीं आया, ना उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की। तुम यूं करो कि थाने फ़ोन करो और 2 सब इंस्पेक्टरों को 7वें सड़क की 7वीं कोठी की निगरानी के लिए वहां बुला लो। उस कोठी से कोई बाहर निकले तो उनमें से एक उसका ताक़ुब करे और दूसरा वहीं रहे। समझ गए? जी, मैं अभी फ़ोन करके आता हूं। तुम्हारे आदमी वो टी स्टॉल के पास तो नहीं खड़े? जी हाँ, वही हैं। बस तो ठीक है। सब इंस्पेक्टर इकराम वहां से चला गया। एन उसी वक्त गली में एक नौजवान दाखिल हुआ। ये देखकर इंस्पेक्टर जमशेद चौंक उठे कि उसका रुख भोले के घर की तरफ था। नौजवान अब भोले का दरवाज़ा खटखटा रहा था। थोड़ी देर बाद भोले ने दरवाज़ा खोला और जब नौजवान अंदर चला गया तो उसने अंदर से कुंडी लगा ली। बाबू, तुम यहाँ क्यों आए हो? भोले ने उस आदमी से पूछा। मुझे गौरी साहिब ने भेजा है। हुक्म यह है कि तुम घर से किसी हाल में भी बाहर नहीं निकलोगे, और अगर इंस्पेक्टर जमशेद या उसका कोई आदमी आकर पूछगछ करे तो तुम किसी का नाम भी जबान पर नहीं लाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो जबान खोलते ही तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। तुम जाओ, भोले ने बेचैनी से कहा। भोले को इत्तला देने के बाद बाबू बाहर निकला। एन उसी वक्त सब इंस्पेक्टर इकराम फ़ोन करने के बाद इंस्पेक्टर जमशेद के पास पहुंच गया। वो उसे देखते ही बोले, मैं आया तो था किसी और मकसद के लिए, लेकिन अब प्रोग्राम बदल गया है। मैं इस शख्स के पीछे जा रहा हूं। मेरे जाने के 5 मिनट बाद तुम भोले को पकड़कर खान रहमान के घर ले जाना। मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है। इंस्पेक्टर जमशेद के जाने के 5 मिनट बाद इकराम ने अपने आदमियों को इशारे से बुलाया। फिर उन्होंने भोले के दरवाजे पर दस्तक दी। भोला दरवाज़ा खोलते ही चौंक उठा। तुम्हें हमारे साथ चलना है, इकराम ने कहा। कहाँ? जहां हम ले जाएं। अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो भी तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। इकराम ने पिस्तौल निकाल लिया। वो उसे लेकर जीप की तरफ बढ़े। उसी वक्त गली के दूसरे सिरे पर खड़ा हुआ आदमी गली से बाहर निकल आया। वो एक होटल की तरफ बढ़ रहा था। होटल में दाखिल होकर वो काउंटर पर गया और टेलीफोन का रिसीवर उठाकर गौरी का नंबर मिलाया। हेलो, दूसरी तरफ से कहा गया। गौरी साहब, इंस्पेक्टर इकराम भोले को ले जा रहा है। अब मैं क्या करूं? टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करो। मालूम करो कि वो उसे कहाँ ले जाता है, पुलिस स्टेशन या किसी और जगह। ये मालूम होते ही मुझे फ़ोन करो। भोले के घर से निकलने के बाद बाबू ने एक टैक्सी रोक ली थी। इंस्पेक्टर जमशेद मोटरसाइकिल से कुछ फासले पर रखकर पीछा करने लगे। अगली टैक्सी जब 7वीं सड़क पर मुड़ी, उन्होंने देखा कि बाबू टैक्सी से उतरकर 7 नंबर की कोठी में दाखिल हो रहा है। वो मोटरसाइकिल से उतर गए। कोठी नंबर 7 का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। दाएं तरफ एक कमरा था। उसमें से 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। भोले को हुक्म पहुंचा दिया गया है, अब वो घर से नहीं निकलेगा। तुम गधे हो। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? भोला अपने घर में नहीं है, लेकिन अभी अभी मैं उसे घर में छोड़कर आया हूं। इसीलिए कहा ना कि तुम गधे हो। सब इंस्पेक्टर इकराम उसे पकड़ कर ले गया है। वो सोच रहा था कि इतनी जल्दी यहां तक इत्तला कैसे पहुंच गई। इसका मतलब यह हुआ कि इनका कोई आदमी इकराम की भी निगरानी कर रहा था। इंस्पेक्टर जमशेद तेजी से बरामदे में आगे बढ़ते चले गए। अगर वो ऐसा ना करते तो कमरे से निकलने वाला आदमी यानी बाबू उन्हें जरूर देख लेता। उसके निकलते ही वो फिर उसके कमरे के दरवाजे के पास दीवार से लगकर खड़े हो गए। अंदर बैठा हुआ शख्स किसी को फ़ोन कर रहा था। हेलो सर, वो उसे पकड़ कर ले गए हैं। जी हाँ, इंस्पेक्टर इकराम। अच्छा, जी जी, अच्छा। फ़ोन का रिसीवर रख दिया गया। इंस्पेक्टर जमशेद थोड़ी देर तक खड़े सोचते रहे। फिर एकदम कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। कमरे में बैठा हुआ शख्स बुरी तरह चौंका। कौन हो तुम, और इस तरह बिला इजाज़त यहाँ क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। मेरा नाम तुम अच्छी तरह जानते हो और मुझे पहचानते भी हो, मिस्टर शहबाज। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर कहा। मेरा नाम शहबाज नहीं, गौरी है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। निकल जाओ यहाँ से। तो तुम्हारा नाम गौरी है? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये ठीक है कि 10 साल पहले तुम मेरे हाथों से बच निकले थे। इस अरसे में तुमने अपना चेहरा काफ़ी बदल लिया है, लंबी सी दाढ़ी भी रख ली है, लेकिन मेरी नज़रों से बचना इतना आसान नहीं। हाँ, तो अब क्या कहते हो? अब भी मुझे पहचाना या नहीं? अगर नहीं तो सुनो, मेरा नाम इंस्पेक्टर जमशेद है। अब उठो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। मुझे अफसोस है कि मैं इस पर अमल नहीं कर सकता। ये कहते हुए गौरी ने मेज़ की दराज में से पिस्तौल निकाल लिया और इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ तान लिया। मेज़ की दराज वो पहले ही बातों बातों में खोल चुका था। तुम्हारी ये जुर्रत के मुझ पर पिस्तौल तानो। पिस्तौल मेज़ पर रख दो, वरना पछताओगे। 10 साल से पछता रहा हूं। मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया?
गौरी ने ठंडे लहजे में कहा। अब क्या प्रोग्राम है? इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। मैं ज़रा तुम्हारे बारे में हिदायत ले लूँ, गौरी ने कहा। उसने बाएं हाथ से फ़ोन का रिसीवर उठाकर मेज़ पर रख दिया और नंबर डायल करने लगा। मैं गौरी बोल रहा हूँ सर। भोले के मुताल्लिक़ कुछ मालूम हुआ? जी नहीं, यहाँ मेरे कमरे में इंस्पेक्टर जमशेद मौजूद है, उसने इत्मीनान से कहा। क्या कहा? इंस्पेक्टर जमशेद? जी हाँ, वो इस वक्त मेरे पिस्तौल की जद पे है। इसका क्या किया जाए? लगा दो ठिकाने, इसने बहुत तंग कर रखा है। लेकिन लाश का क्या होगा? गौरी ने पूछा। उसकी नज़र बराबर इंस्पेक्टर जमशेद पर जमी हुई थी। तुम्हारी कोठी की पिछली तरफ 2 आदमी कार लेकर आएंगे, उनके हवाले कर देना। जी बहुत अच्छा। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। गौरी इंस्पेक्टर जमशेद की तरफ मुड़ा। लो इंस्पेक्टर, तुम्हारी मौत का हुक्म मिल गया है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ है। क्या तुम मुझे सिगरेट पीने की इजाज़त दोगे? तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है। शुक्रिया। इंस्पेक्टर जमशेद ने हाथ जेब की तरफ बढ़ाया। हाँ, आप तकलीफ़ ना करें। मैं जानता हूँ आपकी जेब से सिगरेट के बजाय पिस्तौल भी निकल सकता है, तो फिर तुम खुद ही निकाल दो, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। गौरी अपनी जगह से उठा और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर जमशेद यही चाहते थे। जूं ही वो उनकी जेब में हाथ डालने के लिए झुका, उन्होंने बिजली की सी फुर्ती से अपना सर उसकी नाक पर दे मारा। टक्कर इस कदर जोरदार थी कि गौरी के मुंह से चीख निकल गई और वो दूसरी तरफ उलट गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथों से पिस्तौल छीन लिया। अब तुम अपने उसका नाम बताओ जिसे तुम सर कहकर बुला रहे थे। इंस्पेक्टर मुस्कुराए। मैं नहीं जानता, गौरी ने गुस्से से कहा। तो उसका फ़ोन नंबर ही बता दो। नहीं बताऊंगा। मैं चाहूं तो तुमसे उगलवा सकता हूं, मगर मुझे ज़रूरत ही क्या है? नंबर मुझे मालूम है। तुम कैसे जानते हो? जब तुम फ़ोन कर रहे थे तो मेरी नज़र डायल पर थी और नंबर जहन में महफूज होते जा रहे थे। ये कहकर वो फ़ोन की तरफ बढ़े और एक हाथ से नंबर डायल करने लगे। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने की आवाज़ सुनकर वो धीमी आवाज़ में बोले। क्या बात है गौरी? इंस्पेक्टर जमशेद इस दुनिया से रुखसत हो चुका? नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया। क्या मतलब? कौन हो तुम? इंस्पेक्टर जमशेद, और मैं गौरी को लेकर अपने दोस्त खान रहमान के घर जा रहा हूं। तुमने उसकी बेटी को उठाने का प्रोग्राम बनाया था ना? मैंने तुम्हारे 2 आदमियों को काबू में कर लिया है। अगर तुम में ज़रा भी हिम्मत हुई तो खान रहमान के यहाँ मुलाकात होगी। मैं तुम्हारा वहीं इंतज़ार करूँगा। उन्होंने बात ख़त्म करके कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन जवाब न पाकर रिसीवर रख दिया। फिर गौरी की तरफ मुड़ गए। चलिए मिस्टर शहबाज उर्फ गौरी साहब, उन्होंने पिस्तौल की नाल से इशारा करते हुए कहा। गौरी उठ खड़ा हुआ। उसकी नाक से खून बह रहा था। कोठी से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर जमशेद ने एक टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से बोले, मेहरबानी करके ये मोटरसाइकिल कोठी के अहाते में खड़ी कर दें, मेरा साथी ज़ख्मी है। टैक्सी ड्राइवर ने मोटरसाइकिल अहाते में खड़ी कर दी। इतनी देर में इंस्पेक्टर जमशेद गौरी के साथ गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने खान रहमान के घर का पता बताया और टैक्सी रवाना हो गई। सेठ हबीबुल्ला अपने बीवी बच्चों के साथ अभी अभी शाम की चाय पीकर फारिग हुए थे। अभी वो मेज़ पर से उठे भी नहीं थे कि मुलाजिम एक ख़त लेकर अंदर दाखिल हुआ। ये कोई साहिब दस्ती देकर गए हैं, मुलाजिम ने बताया। सेठ हबीबुल्ला ने ख़त खोला और पढ़ने लगे। ख़त के अल्फाज उनकी बीवी और बच्चों को सहमा देने के लिए काफ़ी थे। लिखा था, सेठ हबीबुल्ला, तुम्हें इत्तला दी जाती है कि इस माह की 17 तारीख को मशरक़ी पहाड़ियों के करीब खंडर में 50,000 रुपये रात के ठीक 11 बजे लेकर पहुंच जाओ। अगर तुमने अकल से काम ना लिया और रुपए लेकर मुकर्ररा वक्त पर न पहुंचे तो तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। याद रखो, पुलिस को इत्तला दी गई तो तुम्हारी बेटी को हलाक कर दिया जाएगा। ये क्या बकवास है? हबीबुल्ला गुस्से से चिल्लाए। कौन था वो जो तुम्हें यह खत दे गया है? जी, मैंने उसे गौर से नहीं देखा था, मुलाजिम ने सहम कर कहा। हो सकता है ये आपके किसी दोस्त की शरारत हो, उनकी बीवी ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, शायद ये भी हो सकता है। सेठ हबीबुल्ला किसी सोच में गुम थे। फिर बोले, मगर मेरा ख्याल है कि यह मजाक नहीं है। तो फिर आपने क्या सोचा है? मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। 50,000 रुपये मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। तो क्या आप उनका मुतालबा पूरा कर देंगे? हाँ, मेरा इरादा यही है, उन्होंने कहा और उठकर अपने कमरे में चले गए। फिर मेज़ पर रखे टेलीफोन पर किसी के नंबर डायल किए। हेलो, कौन साहब? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं सेठ हबीबुल्ला हूँ। क्या ये खान रहमान का घर है? जी हाँ। ज़रा उन्हें फ़ोन पर बुला दो। हेलो खान रहमान, क्या तुम ही हो?
हाँ, क्या बात है? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। फ़ोन पर ऐसी बातें नहीं की जा सकती। तुम यूं करो कि फ़ौरन यहाँ आ जाओ, सेठ हबीबुल्ला ने कहा। लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे अफसोस है। यानी मैं मुसीबत में हूं और तुम यहां नहीं आ सकते? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद मैं इस वक्त तुमसे ज्यादा मुसीबत में हूं। खान रहमान की आवाज आई। तुम भी मुसीबत में हो? हाँ। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे एक धमकी भरा खत मिला है। क्या? हबीबुल्ला की आवाज में हैरत थी। तुम इस तरह चौंके किस लिए? इसलिए कि मुझे भी एक ऐसा ही खत मिला है। 50,000 रुपए, वरना बेटी का अगवा। सच कह रहे हो? खान रहमान ने पूछा। हाँ। अब मैं क्या करूं? पुलिस को फोन कर नहीं सकता। तुम मेरी मदद को आ नहीं सकते। क्यों ना मैं भी तुम्हारे यहां ही चला हूं, क्योंकि सेठ हबीबुल्ला उनके गहरे दोस्तों में से थे। मैं आ रहा हूं। खान रहमान सेठ हबीबुल्ला से फोन पर बातें कर रहे थे कि अचानक दूसरी तरफ से एक धमाका हुआ और सेठ हबीबुल्ला की चीख की आवाज सुनाई दी। और फिर गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हो गया। दूसरी मुसीबत, ये कहते हुए वो ड्राइंग रूम की तरफ दौड़े। यहां इंस्पेक्टर जमशेद गौरी और भोले से पूछगछ कर रहे थे। किसका फोन था? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। सेठ हबीबुल्ला का। तुम तो जानते ही हो, वो मेरा गहरा दोस्त है। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उससे 2-4 बार मिला भी हूं। क्या बात है गौरी, तुम सेठ हबीबुल्ला का नाम सुनकर चौंके क्यों? एक दूसरी मुसीबत नाजिल हो गई है, खान रहमान ने कहा। सेठ हबीबुल्ला को भी एक धमकी भरा खत मिला है। क्या? इंस्पेक्टर जमशेद के लहजे में हैरत थी। हाँ, वो मुझे बुलाना चाहता था। भला मैं इन हालात में कैसे जा सकता हूं? मैंने इनकार कर दिया था। अब वो यहां आ रहा है। दूसरी बात यह कि फोन पर गुफ्तगू के आखिर में एक धमाके और हबीबुल्ला की चीख की आवाज सुनाई दी थी। यह उसी किस्म का धमाका होगा जो यहां हुआ था। जहूर ने इस धमाके के बारे में क्या बताया था? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। उसने दरवाजा खोला ही था कि एक शख्स अंदर कोई चीज फेंक कर भाग खड़ा हुआ। दूसरे ही लम्हे धमाका हुआ। वो खौफ से बेहोश हो गया। बस तो कुछ इसी किस्म का वाकया सेठ हबीबुल्ला के साथ भी पेश आया होगा। मेरा ख्याल है कि अब वो अपने घर में 1 मिनट नहीं ठहरेगा। ओह, कुछ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो घर से बाहर निकले और उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाए। इकराम, फौरन फोन करो और 2 आदमी सेठ हबीबुल्ला के घर रवाना कर दो। उन्हें हिदायत कर देना कि सेठ हबीबुल्ला और उसकी बीवी बच्चों को यहां पहुंचा दें। जी, बेहतर। इकराम उठकर फोन वाले कमरे की तरफ भागा। 30 सेकंड भी ना गुजरे होंगे कि वो वापस दौड़ा आ गया। क्या बात है, फोन नहीं किया? फोन का तार काट दिया गया है। शहर की 11वीं सड़क पर 11 नंबर की एक कोठी के कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। मेज पर बैठे हुए शख्स ने चौंक कर रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, देखो राशिद, नंबर 7 गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार हो गया है? हाँ, इंस्पेक्टर जमशेद गौरी और उसके एक आदमी भोले को गिरफ्तार करके ले गया है। जानते हो तुम्हें क्या करना है? जी फरमाइए। इंस्पेक्टर जमशेद गौरी और उसके साथी को खान रहमान के घर ले गया है। ये कौन है? शहर का एक अक्खड़ आदमी। रहमानाबाद में 30वीं सड़क पर कोठी नंबर 9 में रहता है। उसे धमकी आमेज खत दिया गया था। खुदा जाने इंस्पेक्टर जमशेद को कैसे पता चल गया। शायद खान रहमान ने ही बता दिया हो। मगर इंस्पेक्टर जमशेद गौरी और उसके साथी तक कैसे पहुंच गया, ये मालूम नहीं हो सका। बहरहाल अब तुम फौरन अपने साथ 6 आदमी लेकर रवाना हो जाओ। तुम्हें गौरी और उसके साथ भोले को भी रिहा कराना है और इसके साथ ही खान रहमान की बेटी नाज को अगवा करना है। समझ गए? जी हाँ, याद आया। वहां तुम्हें एक और बच्ची भी मिलेगी, उसे भी उठा लाना। ये कौन है? खान रहमान की दूसरी बेटी? नहीं, उसकी तो एक ही बेटी है। ये लड़की सेठ हबीबुल्ला की है। सेठ हबीबुल्ला? राशिद ने सोचते हुए कहा। शरीफ टाउन का सबसे बड़ा रईस है। उसे भी धमकी भरा खत दिया गया था। उसने अपने दोस्त खान रहमान को मदद के लिए बुलाना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो खुद भी मुसीबत में है। इसलिए अब सेठ हबीबुल्ला उसके यहाँ जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे 2 शिकार एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। राशिद हंसने लगा। उनके साथ इंस्पेक्टर जमशेद भी है। उसे तो मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना करें। यह आदमी मुझे सख्त नापसंद है। हर जगह उसकी टांग अड़ जाती है। न सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चों की भी। इंस्पेक्टर जमशेद से उलझने की कोशिश ना करना। अपना काम करके वहां से निकलने की कोशिश करना। मैं खून खराबे को पसंद नहीं करता। अब तुम रवाना हो जाओ। हमारा एक आदमी खान रहमान के घर के बाहर पहले ही मौजूद है। वो इस वक्त तक टेलीफोन का तार काट चुका होगा। तुम्हें एक और मज़े की बात बताता चलूं।
घर के अंदर भी एक आदमी मौजूद है जो हमारी मदद करेगा। हो सकता है वो तुम्हारे लिए मकान का कोई दरवाज़ा या खिड़की खोल दे। इसकी वजह यह है कि ये हमारे पहले दो शिकार हैं जिन्होंने मामला अपने तक नहीं रखा और बात दूसरों तक पहुंचा दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी दोनों बेटियां तो ज़रूर ही अगवा होना चाहिए, साथ ही हमारे दोनों साथी भी रिहा होने चाहिए ताकि आइंदा कोई शख्स पुलिस को खबर करने की जरूरत ना करे। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। इसके साथ ही उसने मेज़ के कोने पर लगा घंटी का बटन दबाया। दूसरे ही लम्हे एक लंबा तड़ंगा नौजवान अंदर आ गया। जी फरमाइए। देखो रॉजर, तनवीर और दूसरे 3 साथियों समेत फौरन तैयार हो जाओ। तुम्हारी जेबों में पिस्तौल मौजूद होने चाहिए। तैयार होकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूं। रॉजर एड़ियों पर घूमा और कमरे से निकल गया। सब इंस्पेक्टर इकराम ने जीप सेठ हबीबुल्लाह के दरवाजे पर रोक दी। उसने जीप का इंजन बंद नहीं किया था। वो जीप से उतरा और तेजी से दरवाजे पर पहुंचा। घंटी के जवाब में फौरन ही किसी ने पूछा, जी फरमाइए, कौन साहब हैं? मैं सब इंस्पेक्टर इकराम हूं। मैं घर का मुलाजिम हूं। ठहरिए, मैं सेठ साहिब को इत्तला देता हूं। उसने दरवाज़ा खोले बगैर कहा और वापस चला गया। चंद मिनट के बाद ही अंदर से पूछा गया, जी फरमाइए, मुझे खान रहमान ने भेजा है। ठीक है, दरवाज़ा खोल दो। यूं ही दरवाज़ा खुला, एक पिस्तौल इंस्पेक्टर इकराम पर तन गया। खबरदार जो तुमने हरकत की, सेठ हबीबुल्ला ने कहा, लेकिन फिर इकराम की वर्दी देखकर पिस्तौल नीचे कर लिया। मुआफ़ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हालात ही ऐसे हैं। मैं जानता हूं, इंस्पेक्टर इकराम ने कहा। साथ ही उसने सेठ हबीबुल्ला का जायजा लिया। वो एक सेहतमंद आदमी थे। चेहरे पर बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं। नाक बहुत लंबी और दरमियान से उभरी हुई थी। जी फरमाइए, कैसे तकलीफ की? मैं आपको लेने आया हूं। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुझे भेजा है ताकि मैं खान साहब के घर तक आपको हिफाजत से पहुंचा दूं। बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर जमशेद वाकई बहुत समझदार अफसर हैं। हम पहले ही तैयार हो चुके हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी बीवी और बच्ची को आवाज़ दी और मुलाजिम से सूटकेस जीप में रखने के लिए कहा। चंद मिनट बाद वो जीप में बैठ चुके थे। इंस्पेक्टर इकराम ने जीप मोड़ी और खान रहमान के घर की तरफ रवाना हो गए। क्या वाकया पेश आया था? उसने पूछा। पहले एक धमकी भरा खत मिला था। मैंने खान रहमान को फ़ोन किया। ऐन उसी वक्त एक धमाका हुआ। दरवाजे पर जाकर देखा तो कुछ भी ना था, बस कागज़ का एक पुर्जा पड़ा था जिस पर लिखा था, तुमने बात को राज नहीं रखा, अब तुम्हारी बेटी को हलाक कर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही वाकया खान रहमान के साथ भी पेश आया है। ओह, सेठ हबीबुल्ला ने हैरान होकर कहा। क्या सेठ हबीबुल्ला को भी धमकी दी गई है? इंस्पेक्टर जमशेद ने गौरी से पूछा। कैसी धमकी? मैं नहीं समझता कि मुझे गिरफ्तार करके यहाँ क्यों लाया गया है। आखिर मैंने क्या किया है? किस जुर्म की बिना पर मुझे पकड़ा गया है? अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे पकड़कर थाने क्यों नहीं ले जाया गया? यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हें इन बातों का जवाब अदालत में देना होगा। मुझे जवाब देना होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? हाँ, तुम बताते हो या नहीं? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे बगैर किसी वजह के पकड़ा गया है। तुम और शरीफ? तुम यूं नहीं बताओगे। इन दोनों को कुर्सियों के साथ जकड़ दो, इंस्पेक्टर जमशेद ने सिपाहियों से कहा। उस वक्त कमरे में खान रहमान के अलावा महमूद, फारूक और फरजाना भी मौजूद थे। सिपाहियों ने अपनी बंदूकें दीवार के सहारे खड़ी कीं और गौरी और भोले की तरफ बढ़े। यही उनकी गलती थी। इंस्पेक्टर जमशेद भी उस वक्त चौंके जब गौरी और भोला बंदूकों की तरफ छलांग लगा चुके थे। फिर इससे पहले कि इंस्पेक्टर जमशेद जेब से पिस्तौल निकाल सकते, उनकी तरफ एकदम 2 बंदूकें तन गईं। हाथ ऊपर उठा लो, खबरदार जो तुम में से किसी ने जुम्बिश की, गौरी ने गरज कर कहा। उनके हाथ ऊपर उठ गए। उन सब में सिर्फ फारूक ऐसा था जिसने हाथ ऊपर नहीं उठाए थे। तुम भी हाथ ऊपर उठाओ। जी, मुझसे कुछ कहा? फारूक ने चौंकने की एक्टिंग की। हाँ, हाथ ऊपर उठाओ। किस लिए? क्या तुम समझते हो कि हम बच्चों के पास भी हथियार मौजूद होंगे? अरे यकीन रखो, मेरी जेब में नकली पिस्तौल तक नहीं है। बकवास मत करो, मैं तुम्हें जानता हूं। हाथ ऊपर उठाओ। मुझे जानते हो? फारूक ने हैरान होकर पूछा। न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी भाई और बहन को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, फिर तो हाथ ऊपर उठाने ही होंगे। लेकिन क्या तुम मुझे एक टॉफ़ी खाने की इजाज़त भी नहीं दोगे? मैं कहता हूं बक बक मत करो, लेकिन मैं टॉफ़ी खाए बगैर हाथ ऊपर नहीं उठा सकता। ऐन उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। वो सब चौंक उठे। ये ज़रूर इकराम होगा, गौरी ने कहा। फिर भोले से बोला, भोले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन चटखनी न लगाना। भोले ने उसके हुक्म की तामील की।
इस दौरान फारूक गौरी की नज़र बचाकर जेब में हाथ डाल चुका था। उसी वक्त गौरी चीखा, ये क्या कर रहे हो? मैं गोली चला दूंगा। अरे सिर्फ टॉफ़ी निकाल रहा हूं। ये रही। मिल गई। लो मैं हाथ निकाले लेता हूं। फारूक का हाथ जेब से निकला। उसके हाथ में वाकई टॉफ़ी थी। गौरी ने देखा तो इत्मीनान से मुस्कुरा दिया। ठीक है, शौक से खा सकते हो, लेकिन टॉफ़ी खाते ही हाथ ऊपर उठाना होंगे। जी जी ज़रूर। फारूक ने टॉफ़ी का कागज़ खोलना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर इकराम अंदर दाखिल होते हुए बोला, लीजिए मैं सेठ। उसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। आंखें फटी रह गईं। इंस्पेक्टर जमशेद और उसके साथी हाथ ऊपर उठाए खड़े थे। खुशामदीद इंस्पेक्टर इकराम। उम्मीद है तुम्हें भी हाथ ऊपर उठाने में कोई एतराज़ नहीं होगा। गौरी खुश होकर बोला। इकराम के पीछे सेठ हबीबुल्ला, उनकी बीवी और लड़की भी अंदर आ चुके थे और हैरान होकर ये मंजर देख रहे थे। खान रहमान, ये तुमने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया? सेठ साहब बोले। जिसमें मैं खुद भी फंसा हुआ हूं। खान रहमान मुस्कुराए। तुम भी हाथ ऊपर उठा लो, गौरी ने बुलंद आवाज से कहा। खान रहमान के घर से कुछ फासले पर एक कार रुकी और उसमें से 6 आदमी उतरे। उस वक्त शाम हो चुकी थी और तारीकी बढ़ती जा रही थी। राशिद ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, वो सामने खान रहमान की कोठी है। फाटक में से बेधड़क अंदर घुस जाओ ताकि किसी राहगीर को शक ना हो। फिर कोठी के दरवाजे और खिड़कियां देखना शुरू कर दो। ज़रूर कोई ना कोई दरवाज़ा या खिड़की खुली होगी। हमें उस खिड़की या दरवाजे के ज़रिए अंदर दाखिल होना है। अपने 2 साथियों को छुड़ाना है। ये 2 साथी गौरी और भोला हैं। उनके साथ ही खान रहमान और सेठ हबीबुल्ला की लड़कियों को भी ले जाना है। वो लापरवाही से चलते हुए कोठी के फाटक में दाखिल हो गए। फाटक के दोनों तरफ काफ़ी ऊंची बाड़ लगी हुई थी। ज़रूरत के वक्त ये बाड़ करामत साबित हो सकती है, राशिद ने धीमी आवाज़ में कहा। सबसे पहले उन्होंने मेन दरवाज़ा आजमाया। वो बंद था। उन्होंने दूसरे दरवाजे और खिड़कियां देखीं, लेकिन तमाम को बंद पाया। हैरत है, राशिद के मुंह से निकला। आपको किस बात पर हैरत है? रॉजर ने पूछा। मुझे बताया गया था कि खान रहमान के घर के अंदर हमारा एक आदमी पहले ही मौजूद है जो कोई दरवाज़ा या खिड़की हमारे लिए खोल देगा, लेकिन यहां तो तमाम दरवाजे बंद हैं। हो सकता है अभी उसे मौका ना मिला हो। तुम यूं करो कि तनवीर को साथ लेकर कोठी के पिछले हिस्से को देखाओ, शायद उस तरफ कोई खिड़की खुली हो। रॉजर तनवीर के साथ चला गया, लेकिन चंद ही मिनट बाद वापस आ गया। पिछली तरफ खिड़कियां तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें सलाखें लगी हुई हैं। छत पर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है क्या? पाइप लगा हुआ है, उसके ज़रिए कोशिश की जा सकती है। अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो हम उसी को आजमाएंगे, राशिद ने कहा। इससे पहले तो कभी किसी ने हमारा मुतालबा मानने से इनकार नहीं किया और ना ही पुलिस को इत्तला दी। आखिर इस किस्म के आदमी को ख़त भेजा ही क्यों किया? ये तो वही जाने, राशिद बोला। वो कौन है? आखिर कौन है जो हम सबसे घर बैठे काम लेता है? रॉजर ने पूछा। जो तुम्हें अच्छी भली तनख्वाह देता है, राशिद ने तेज़ लहजे में जवाब दिया। तुम्हें परवाह किस बात की है? मैं सोचता हूं अगर कभी हम पकड़े गए तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम सारी उम्र जेल में सड़ेंगे। वो खुद तो कोई काम करता ही नहीं। रॉजर ने बुरा सा मुंह बनाया। खामोश रहो, वो हम सबसे ज़्यादा काम करता है। दिमाग उसका काम करता है और हाथ पैर हमारे। तुम इस बहस में ना ही उलझो तो अच्छा है। हो सकता है वो भी यहीं कहीं मौजूद हो। अगर उसने तुम्हारी बातें सुन ली तो। उसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। अंदर से एक धमाके की आवाज़ आई। यूं लगा जैसे किसी ने कोई पटाखा छोड़ा हो। वो चौंक उठे। इकराम और उसके साथ आने वालों ने भी हाथ उठा दिए। फारूक उस वक्त तक टॉफ़ी का कागज़ उतार चुका था। गौरी की नज़र उस पर पड़ी तो चिल्लाया, क्या बात है? तुमने अभी तक हाथ ऊपर नहीं उठाए? खुद ही तो मुझे टॉफ़ी खाने की इजाज़त दी थी। तुम नहीं चाहते कि मैं टॉफ़ी खाऊं तो ये लो, इसे तुम खुद ही खा लो। ये कहते ही फारूक ने फुर्ती से टॉफ़ी गौरी के मुंह की तरफ उछाल दी। टॉफ़ी गौरी के मुंह से टकराई और एक धमाके के साथ फट गई। गौरी के मुंह से चीख निकल गई और बंदूक उसके हाथ से छूट गई। भोला भी उस तरफ मुतवज्जे हो गया। महमूद उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। उसने छलांग लगाई और भोले के बंदूक वाले हाथ पर एक जोरदार हाथ रसीद किया। बंदूक उसके हाथ से निकल गई। इंस्पेक्टर जमशेद और खान रहमान तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने बंदूकें उठा ली। ये सब क्या हो रहा है? वो सब के सब सेठ हबीबुल्ला की आवाज़ सुनकर चौंक उठे। ये दोनों कौन हैं? ये धमकी आमेज खत देने वालों में से ही हैं। इत्तफाक से हमारे हाथ लग गए थे। बहुत खूब, फिर तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इतनी जल्दी 2 मुजरिमों को गिरफ्तार भी कर लिया। सेठ हबीबुल्ला ने खुश होकर कहा। लेकिन अभी असल मुजरिम को पकड़ना है। जब तक वो हाथ नहीं आ जाता
उस वक्त तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा। मैंने उसे दावत तो दी थी कि आकर अपने साथियों को छुड़ा ले, और इसीलिए मैं उसके साथियों को लेकर थाने नहीं गया कि हो सकता है असल मुजरिम उन्हें छुड़ाने के चक्कर में यहाँ चला है। मुझे उम्मीद है कि वो आएगा ज़रूर। इकराम, तुम इन दोनों को कुर्सियों से जकड़ दो, और सेठ साहब आप अपनी बीवी और बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में चले जाएं। वहाँ पहले ही खान रहमान की बीवी बच्चे मौजूद हैं। भाई, मैं इन दोनों को वहाँ छोड़ कर आता हूँ। खुद वहाँ बैठकर क्या करूँगा? क्या मकान के सब दरवाजे अंदर से बंद हैं? सेठ साहब ने पूछा। हाँ, आप बेफिक्र रहें। सेठ हबीबुल्ला अपनी बीवी और बच्ची को लेकर कमरे से निकल गया। फारूक, तुम्हारी टॉफ़ी ने तो खूब काम किया। ये हैरत अंगेज टॉफ़ी तुम्हें मिली कहाँ से? खान रहमान ने पूछा। छोड़ो यार, ये तीनों बहुत शैतान हैं। अक्सर प्रोफेसर दाऊद के यहाँ जाते रहते हैं। तुम तो जानते ही हो, वो मुल्क के सबसे बड़े साइंसदान हैं और हमारे दोस्त भी हैं। इन तीनों को वो बहुत ही चाहते हैं। ये जब भी वहाँ जाते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं कि कोई हैरत अंगेज चीज़ बना कर दें। अभी पिछले दिनों ये उनसे एक पेंसिल तराश लाए थे। खैर, ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारे साथ ये बच्चे भी पूरे जासूस बनते जा रहे हैं। खान रहमान ने कहा। अब जब तक ये चक्कर ख़त्म नहीं हो जाता ये यहाँ ही रहेंगे। क्यों बच्चों, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? ये सेठ हबीबुल्ला कहाँ रह गए? अभी तक वापस नहीं आए? बच्चों को तसल्ली दे रहे होंगे। ये कब आपके दोस्त बने? इंस्पेक्टर इकराम ने पूछा। मेरा ये बहुत पुराना दोस्त है। उसी वक्त एक साथ दो बातें हुई। सेठ हबीबुल्ला कमरे में दाखिल हुए और साथ ही कोठी का बैरूनी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जाने लगा। इंस्पेक्टर जमशेद उठकर दरवाजे की तरफ भागे। खान रहमान, सेठ हबीबुल्ला, महमूद, फारूक और फरजाना उनके पीछे थे। अरे, ये आवाज़ कैसी थी? राशिद चौंका। मालूम होता है कोई पटाखा छूटा है, रॉजर बोला। भला अंदर पटाखे का क्या काम? तनवीर ने पूछा। यह आवाज़ कम से कम किसी पिस्तौल के फायर की नहीं थी, राशिद ने कहा। हाँ, आवाज़ फायर की नहीं थी। ज़रूर अंदर कोई गड़बड़ हुई है। तो ऐसा करो कि एक बार फिर दरवाजे और खिड़कियां देख डालो। रॉजर और तनवीर दरवाज़ों और खिड़कियों को देखने लगे। सब बंद हैं, रॉजर ने ऐलान किया। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि पाइप के जरिए छत पर चढ़ा जाए, रॉजर ने कहा। तुम और तनवीर पाइप के जरिए ऊपर चढ़ जाओ और नीचे पहुंचकर कोई खिड़की खोल दो ताकि हम भी अंदर दाखिल हो सकें। रॉजर और तनवीर वहां से चले गए। राशिद और बकिया साथी बाढ़ की ओट में बैठ गए। 1 मिनट भी ना गुजरा होगा कि उन्होंने रॉजर और तनवीर को वापस आते देखा। मैंने बाएं तरफ एक खिड़की की चटखनी गिराए जाने की आवाज़ सुनी है। ओह, अब खिड़की खुल गई है तो फिर पाइप के जरिए चढ़ने की ज़रूरत नहीं। आओ मेरे साथ। वो सब राशिद के पीछे चल पड़े। खिड़की के नीचे पहुंचकर राशिद ने खिड़की को आहिस्ता से धकेला। उसका पट खुलता चला गया। ये देखकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया कि खिड़की में सलाखें नहीं थीं। राशिद चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा। आप क्या सोचने लगे? अंदर क्यों नहीं चलते? रॉजर ने पूछा। इस तरह अंदर दाखिल होना खतरनाक होगा। मेरे जहन में एक जोरदार तरकीब आ रही है। ठीक है, देखो राजर, मैं एक आदमी के साथ जाकर सदर दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता हूँ। वो सब दरवाजे पर दौड़े आएंगे। फिर इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलें, हम दौड़कर बाढ़ के पीछे छुप जाएंगे। मतलब ये कि वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जे होंगे और तुम अंदर जाकर दोनों लड़कियों और अपने 2 साथियों को खिड़की के जरिए बाहर ले आओगे। बेहतरीन तदबीर है। अच्छा, तो फिर आप जाएं। राशिद ने एक आदमी को साथ लिया और सदर दरवाजे पर आ गया। फिर दोनों ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। जल्दी उन्हें दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। वो लोग आ रहे हैं, बस अब यहाँ से हटाओ, राशिद ने अपने साथी से कहा। दोनों दरवाजे से हटकर बाढ़ की दूसरी तरफ जाकर लेट गए। दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं, उन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ सुनी। कमाल है, क्या हम सबके कान बजे थे? खान रहमान ने कहा। अंदर चलो, हमें शायद वहम हुआ होगा। इंस्पेक्टर जमशेद ने यह कहते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वापस पलटे। उनके साथ दूसरे भी चल पड़े। अभी चंद कदम भी ना चले होंगे कि दरवाज़ा एक बार फिर जोर जोर से पीटा जाने लगा। उनके कदम रुक गए। रॉजर ने दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर रखे और उचक कर उस पर चढ़ गया। दूसरे ही लम्हे वो कमरे के अंदर था। उसके बाद तनवीर और दूसरे 2 साथी भी उसी तरह अंदर पहुंच गए। रॉजर ने कमरे में चारों तरफ देखा। वहां उसे बच्चों की किताबें और दूसरी चीज़ें नजर आईं। ये ज़रूर खान रहमान के बच्चों का कमरा है। आओ बाहर निकल कर देखें। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बरामदा नजर आया। उस कमरे से थोड़े फासले पर दूसरी समत में एक और कमरा था। वो उस तरफ बढ़ने लगे। कमरे का दरवाज़ा खुला था। उन्हें गौरी और भोला कुर्सियों से बंधे नजर आए। इन्हें खोलो, रॉजर ने कहा।
और खुद भी जेब से चाकू निकालकर गौरी की रस्सियां काटने लगा। जल्दी करो, दोनों लड़कियां अंदरूनी कमरे में हैं, आओ मेरे साथ, गौरी बोला। उसी वक्त उन्होंने दरवाज़ा दोबारा पीटे जाने की आवाज़ सुनी। ये कौन है? गौरी ने पूछा। राशिद और एक साथी, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, अब आ जाओ। वो अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों औरतें और बच्चे हैरान और परेशान दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ें सुन रहे थे। वो उन्हें देखकर थक से रह गए। खबरदार, किसी ने शोर मचाया तो गोली से उड़ा देंगे। रॉजर और उसके साथियों ने आगे बढ़कर बच्चों के मुंह पर हाथ रख दिए ताकि खौफ की वजह से चिल्लाने ना लगें। लड़कियों को कंधों पर उठाकर बाहर निकल चलो, और तुम, अगर तुम में से किसी के मुंह से आवाज़ भी निकली तो गोली मार दूंगा, गौरी ने गुर्रा कर कहा। रॉजर और तनवीन ने नाज और सेठ हबीबुल्ला की लड़की रूबी को उठा लिया और कमरे से निकल गए। उनके बाद वो चारों भी निकल आए। बाहर निकलते ही गौरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर रॉजर और तनवीर के पीछे भाग खड़े हुए। इसके साथ ही कमरे में बंद औरतों और हामिद और सरवर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। दबे पांव दरवाजे की तरफ चलो, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और दरवाजे पर पहुंचकर एकदम उसे खोल दिया। यहां तो कोई नहीं है, आओ बाहर चलकर देखें, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और दरवाजे से बाहर निकल आए। उनके हाथ में पिस्तौल था। खबरदार, अपनी जगह से हरकत न करना, मैंने तुम्हें देख लिया है, इंस्पेक्टर जमशेद ने बुलंद आवाज में कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया जा रहा है? अचानक महमूद ने कहा। हमें दरवाजे की तरफ लगाकर कहीं वो लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश न कर रहे हों। नामुमकिन, तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, खान रहमान ने कहा। क्या किसी और जरिए से कोई मकान में दाखिल हो सकता है? जमशेद ने पूछा। नहीं, मकान की पिछली तरफ एक पाइप तो जरूर लगा हुआ है, मगर छत के जीने का दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया था, लिहाजा कोई उस तरफ से चढ़कर भी जाए तो वो कमरे की खिड़की से अंदर नहीं उतर पाएगा। इंतज़ाम तो बहुत पक्का किया है तुमने, आओ ज़रा ये बाढ़ भी देख लें। इंस्पेक्टर जमशेद आगे बढ़ने लगे। खान रहमान उनके पीछे थे, लेकिन सेठ हबीबुल्ला ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ की बाढ़ की तरफ महमूद और फारूक बढ़ने लगे। उनके साथ फरजाना भी थी। इंस्पेक्टर जमशेद ने जूं ही उन्हें आगे बढ़ते देखा, वो चिल्लाए, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो फौरन दरवाजे में जाकर खड़े हो जाओ। तीनों ठिठक गए और वापस दरवाजे में आ खड़े हुए। मेरा ख्याल है कि कोई बाढ़ के पीछे छुपा हुआ जरूर है, महमूद बोला। मुसीबत यह है कि बाढ़ की दूसरी तरफ अंधेरा है, अगर वहां छुपा हुआ दुश्मन मुसल्लह हुआ तो क्या होगा? फारूक ने कहा। अब्बा जान को इस बात का ख्याल है? उन्हें इस तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है इसमें कोई खतरा नहीं, फरजाना ने कहा। वो कैसे? फारूक ने पूछा। ऐसे में मुजरिम फायर नहीं करेगा, क्योंकि उसका बचना भी मुहाल हो जाएगा। इंस्पेक्टर जमशेद पिस्तौल लिए राशिद और उसके साथी के नज़दीक पहुंच चुके थे, लेकिन वो दोनों अंधेरे में थे और वो उन्हें देख नहीं सके थे। अलबत्ता 2 कदम और आगे बढ़ने पर वो उन्हें ज़रूर देख लेते, लेकिन उसी वक्त अंदर से शोर की आवाज़ सुनाई थी। वो चौंक उठे। वो ही हुआ जिसका डर था। वो ये कहते हुए अंदर की तरफ दौड़े। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बच्चों और औरतों के कमरे से आ रही थीं। सबसे पहले इंस्पेक्टर जमशेद उस कमरे के पास पहुंचे। उनके पीछे दूसरे भी दौड़े आ रहे थे। उन्हें दरवाज़ा बाहर से बंद नजर आया। उन्होंने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर एकदम चीख पुकार शुरू हो गई। खामोश रहो, आखिर हुआ क्या है? खान रहमान ने करश कर पूछा। वो ले गए, नाज और रूबी को ले गए। क्या? कई चीखें बुलंद हुईं। इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए, इकराम दौड़ो। वो दौड़ते हुए उस कमरे के दरवाजे तक आए जिसकी खिड़की के जरिए मुजरिम अंदर दाखिल हुए थे। अरे, इस कमरे की खिड़की खुली हुई है, तो क्या वो इस खिड़की से दाखिल हुए और फिर फरार भी हो गए? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। उनके लहजे में सख्त हैरत थी। क्या ये खिड़की खुली रह गई थी? खान रहमान से पूछा गया। हरगिज़ नहीं इकराम, ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। मैं कहता हूं बच्चों को अगवा करने वाले अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ उनका पीछा करें। जमशेद दरवाजे की तरफ दौड़े। हम भी आ रहे हैं, महमूद और फारूक चिल्लाए, और वो तीनों भी इकराम के पीछे दौड़ने लगे। जल्द ही वो जीप में सवार हो गए। मशरक़ी पहाड़ियों की तरफ ले चलो, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, और इकराम ने जीप पूरी रफ्तार पर छोड़ दी। सड़क दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। पूरी रफ्तार से जीप चलाने के बावजूद भी अभी कोई कार आगे जाती नजर नहीं आई थी। आखिर खिड़की कैसे खुल गई? महमूद ने पूछा। अंकल रहमान के घर में कोई गद्दार मौजूद है जिसने खिड़की खोली होगी, फरजाना बोल उठी। जमशेद उसकी बात सुनकर चौंक उठे। तुमने भी यही बात सोची है क्या? जी हाँ, मेरा जहन फौरन इस तरफ गया था। फिक्र ना करो, मैं उस गद्दार का पता तो फौरन ही लगा लूंगा,
मगर उससे भी मुजरिम के बारे में शायद ही कुछ मालूम हो सके। दरअसल मुजरिम हद से ज़्यादा चालाक है। उसके लिए काम करने वाले उसे बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए वो कोई हमारी मदद नहीं कर सकते। अब्बाजान वो देखिए, दूर एक कार की सुर्ख बत्तियां नजर आ रही हैं, महमूद ने चौंक कर कहा। मैं उसे देख चुका हूं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि ये मुजरिमों की ही कार हो। अगली कार 60-70 की रफ्तार से जा रही थी। इकराम उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक कार एक मोड़ पर मोड़ी और उनकी निगाहों से ओझल हो गई। अगली कार राशिद चला रहा था। गौरी उसके साथ बैठा था। पिछली सीट पर बाकी साथी बैठे थे। उन्होंने दोनों बच्चियों को बेदर्दी से अपने पैरों पर बिठाया हुआ था। हमारे पीछे एक जीप आ रही है, गौरी ने राशिद को बताया। हाँ मैं जानता हूं। फिर अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है कि उसमें जरूर इंस्पेक्टर जमशेद होगा। सुनो, ज्यों ही कार रुकेगी, मैं और पीछे बैठे हुए साथी बच्चों को लेकर उतर जाएंगे और सड़क के किनारे दरख्तों के झुंड में जा छुपेंगे। और अगर वहां दरख्त ना हुए तो? वहां दरख्तों के झुंड मौजूद हैं। लेकिन तुम तो चले जाओगे, मैं क्या करूंगा? तुम गाड़ी को पूरी रफ्तार से छोड़ देना। इस सूरत में अगर मैं पकड़ा भी जाऊं तो इंस्पेक्टर जमशेद मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। तुम बच्चियों को लेकर पैदल ठिकाने तक जाओगे। हाँ, ठिकाना वहां से कितनी दूर है? ईमान से तुमने बहुत जोरदार तरकीब सोची है। लो फिर तैयार हो जाओ, मोड़ आने वाला है, राशिद ने कहा। गौरी और उसके साथी उतरने की तैयारी करने लगे। उनकी जीप मोड़ पर पहुंची तो अगली कार कुछ नजदीक नजर आई। साथ ही उन्होंने ये भी देख लिया कि कार में सिर्फ एक आदमी बैठा था। दरमियानी फासला यकबयक कम हो गया था, जबकि उससे पहले अगली कार बहुत तेज दौड़ती रही थी। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, मुझे तो गड़बड़ मालूम होती है। जो कुछ भी गड़बड़ हुई है इसी मोड़ पर हुई है, फरजाना ने कहा। हाँ तुम ठीक कहती हो। मेरा ख्याल है कि उस कार में बच्चियां मौजूद थीं, लेकिन जब उन्होंने जीप को ताक़ुब में देखा तो बच्चियों को अपने आदमियों के साथ इस मोड़ पर उतार दिया, महमूद बोला। और अब मुजरिम चाहते हैं कि हम कार का ताक़ुब करते हुए दूर निकल जाएं, फारूक ने कहा। तुम लोगों के दिमाग बहुत तेज हैं, इंस्पेक्टर इकराम ने सर हिलाते हुए कहा। क्या ख्याल है सर, अब क्या किया जाए? हो सकता है कार में जाने वाला मुजरिम अहम हो सकता है वही असल मुजरिम हो, लेकिन मैं इस वक्त बच्चियों को बचाना चाहता हूं। जो ही अगला मोड़ आए गाड़ी रोक कर मोड़ लेना, हम वापस उसी मोड़ पर चलेंगे। इंस्पेक्टर इकराम ने ऐसा ही किया। जो ही अगली कार मुड़ी उसने जीप रोक ली और वापस मोड़कर पूरी रफ्तार पर छोड़ दी। 3-4 मिनट बाद वो उस मोड़ पर पहुंच गए। यहां तो दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं है, इकराम बोला। 3-4 मिनट बहुत होते हैं, हमने काफी देर कर दी। यानी हम इधर के रहे ना उधर के, महमूद मायूसी से बोला। फिक्र ना करो इकराम, जीप मशरकी पहाड़ियों वाली सड़क पर मोड़ दो, रफ्तार बहुत कम रखना। जी बेहतर। महमूद और फारूक तुम दोनों सड़क के दाएं तरफ देखना, मैं और फरजाना बाएं तरफ के दरख्तों में देखते रहेंगे। इकराम तुम सिर्फ जीप चलाओगे, जमशेद ने हिदायत दी। इकराम ने जीप मशरकी पहाड़ियों वाली सड़क पर छोड़ दी। जीप बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। इस मर्तबा अजीब व गरीब मुजरिमों से पाला पड़ा है। कम वक्त इतनी तेजी से अपने प्रोग्राम बनाते हैं कि कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिलती। इंस्पेक्टर इकराम ने कहा, मेरे जहन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये गूंज रहा है कि खिड़की किसने खोली थी? जमशेद बोले। जहां तक मेरा ख्याल है खान रहमान का कोई मुलाजिम मुजरिमों से मिल गया है, इकराम ने कहा। हाँ इस बात का इम्कान है। क्या आपने सेठ हबीबुल्ला से वो दोनों खत ले लिए थे? महमूद ने पूछा। नहीं, उसका मौका ही कहाँ मिला। जो ही वो अपनी बीवी बच्चों को कमरे में छोड़ कर आया, बैरूनी दरवाज़ा पीटा जाने लगा और हम उधर भाग खड़े हुए, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। आखिर दरवाज़ा किसने पीटा था? क्या उसी ने जिसने खिड़की खोली थी? फरजाना बोली। वो ज़रूर कोई और होगा, खिड़की खोलने वाला तो घर के अंदर था, फारूक ने कहा। अब्बाजान मुझे बाएं तरफ एक सुर्ख सा कपड़ा नजर आ रहा है, फारूक ने कहा। वो चौंक उठे। इकराम ने ब्रेक लगाए। तुम लोग जीप में ही बैठोगे, मैं अभी देख कर आता हूं, जमशेद ने कहा और जीप से उतरकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जल्द ही वो वापस आ गए। उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का रुमाल था। ये रुमाल नाज या रूबी का ही हो सकता है, उन्होंने कहा। मेरा ख्याल है ये नाज का है, फरजाना बोली। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग यहां से थोड़े फासले पर ही हैं। फिर अब क्या किया जाए? इकराम ने पूछा। जीप को सड़क से उतारकर दरख्तों के दरमियान खड़ी कर दो, हम यहां से पैदल चलेंगे। इकराम ने उनके हुक्म की तामील की। फिर वो जीप से उतरकर दरख्तों में से होकर आगे बढ़ने लगे। गौरी और भोला दूसरे 4 साथियों के साथ दरख्तों में से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने नाज और रूबी के बाजू पकड़ रखे थे, उन्हें तेज चलने पर मजबूर कर रहे थे।
इंस्पेक्टर जमशेद बेचारा राशिद के पीछे भागा जा रहा होगा। भोला हंसने लगा। काश मैं वो मंजर देख सकता जब इंस्पेक्टर जमशेद राशिद की कार को रुकने पर मजबूर कर देगा और उसमें से कुछ भी बरामद ना होगा। उस वक्त इंस्पेक्टर जमशेद का चेहरा देखने वाला होगा। क्या इस वक्त ठिकाने पर कोई और लड़की भी मौजूद है? भोले ने पूछा। नहीं, खान रहमान और सेठ हबीबुल्ला की तरह लोग हमारा मुतालबा मानने से इनकार नहीं करते। खंडर में रकम कौन वसूल करता है? भोले ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? गौरी ने कहा। आखिर कोई तो होगा जो ये रकम वसूल करता है। कम से कम वो मैं नहीं हूं, गौरी ने उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। तो फिर वो राशिद ही होगा। पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, और सोचने की जरूरत ही क्या है। 1,500 रुपये महीना तनख्वाह कुछ कम तो नहीं है। तुम्हें आखिर उसके मुतालिक इतनी परेशानी क्यों है? परेशानी तो नहीं है, अलबत्ता एक ख्याल रह रह कर आता है। भोला कुछ सोचते हुए बोला। कहीं वो खुद ही तो रकम वसूल नहीं करता? नहीं, वो इतना खतरनाक काम कभी खुद नहीं करता, बल्कि वो तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाता, सिर्फ टेलीफोन पर पैगाम देता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम पकड़े गए उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, तो फिर हम उसका साथ क्यों दें? भोले ने अजीब अंदाज में कहा। गौरी ने चौंक कर पूछा। क्यों ना हम उससे अलग होकर ये कारोबार करें? वो बहुत सही आदमी है, हम उसकी तरह इस कारोबार को कामयाबी के साथ नहीं चला सकेंगे। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे, बाकी उनके पीछे चंद कदम के फासले पर आ रहे थे। अचानक नाक को छींके आने लगीं। फिर उसने कहा, मेरा बाजू छोड़ दो, मैं नाक साफ करूंगी। उसका बाजू छोड़ दिया गया। उसने जेब से सुर्ख रुमाल निकालकर नाक साफ की और रुमाल हाथ से छोड़ दिया। किसी ने रुमाल की तरफ तवज्जो ना दी। तकरीबन आधे घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें खंडर दिखाई दिया। खंडर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगे, यहां तक कि उसके दामन में पहुंच गए। गौरी ने यहां पहुंचकर चारों तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, आखिर हम इंस्पेक्टर जमशेद को चमका देने में कामयाब हो ही गए। ले चलो इन्हें गार में। पहाड़ी में गार था जिसका मुंह झाड़ियों से ढक दिया गया था। उनमें से दो ने झाड़ियां हटा दी और वो अंदर दाखिल हो गए। ये काफी खुला गार था। अंदर पहुंचकर गौरी ने दिया सलाई चलाई। दिया सलाई की मध्यम रोशनी में उसने लैंप ढूंढा और फिर उसे रोशन कर दिया। लो लड़कियों, अब तुम दोनों यहीं रहोगी। तुम्हारे माँ बाप जब हमारा मुतालबा पूरा कर देंगे तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, गौरी ने कहा। दोनों लड़कियां गुमसुम खड़ी थीं। उनकी जबान से एक लफ्ज भी ना निकला। इनके हाथ और पांव बांध दो भोले, तुम एक आदमी के साथ रात यहीं गुजारोगे। ठीक है। गौरी जूं ही गार के मुंह की तरफ मुड़ा, वो चौंक उठा। उसके बाकी साथियों के चेहरे भी खौफ से जर्द पड़ गए। इंस्पेक्टर जमशेद पिस्तौल ताने खड़े थे। तुम इन बच्चियों के मुतालिक अपना हुक्म सुना चुके हो। तुम आज की रात हवालात में गुजारोगे, और आज की रात ही क्या, अब तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। चलो, हाथ ऊपर उठाओ। इकराम, इनकी जेबों से पिस्तौल निकाल लो। अब्बाजान, अचानक फरजाना को कुछ ख्याल आया। क्या बात है बेटी? जी कुछ नहीं, फरजाना ने कहा और बाहर निकल आई। इस वाक़े को 15 दिन गुजर गए। मशरक़ी पहाड़ियों में मौजूद तमाम मुजरिम गिरफ्तार कर लिए गए थे और अब वो जेल की हवा खा रहे थे। दूसरे दिन के अखबारात ने इस वाक़े की खबर तफसील से शाया की थी। इंस्पेक्टर जमशेद और उनके बच्चों की खूब तारीफ की गई थी, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद खुश नहीं थे। चंद दिनों पहले उनके डीआईजी ने उन्हें हिला दिया था। इतनी ज़बरदस्त कामयाबी से भी तुम खुश नहीं हो? आखिर बात क्या है? डीआईजी साहब ने पूछा। मैं वाकई खुश नहीं हूं। आप ठीक समझे हैं, यही तो मैं जानना चाहता हूं। अभी तक असल मुजरिम आज़ाद हैं, आखिर इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। तो क्या गौरी और राशिद नकली मुजरिम हैं? डीआईजी ने हैरत जाहिर की। ये बात नहीं, मुजरिम तो वो भी असली ही हैं। बात दरअसल ये है कि गौरी और राशिद तनख्वाहदार मुलाजिम थे। ओह, तुम्हारा मतलब है उनके ऊपर भी कोई मौजूद है? जी हाँ, वही असल मुजरिम है। इस केस से मुताल्लिक जितने भी आदमी हैं मेरी नज़र में हैं, हाँ वो खान रहमान के मुलाजिम हों या खुद खान रहमान। इंस्पेक्टर जमशेद ने जुमला दरमियान में ही छोड़ दिया। वो डीआईजी को अजीब नज़रों से देख रहे थे। या कौन? तुम कहते कहते रुक क्यों गए? डीआईजी ने कहा, मेरे जहन में बार बार एक शख्स की तस्वीर उभरती है, यहाँ तक कि मेरा ख्याल है वही मुजरिम है। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें, आज कल में मुजरिम गिरफ्तार हो जाएगा, उन्होंने कहा और उठकर चले आए। इस गुफ्तगू के बाद भी कई दिन गुजर गए, लेकिन मामला अभी तक वहीं था।
फिर एक शाम खान रहमान अपनी बीवी बच्चों के साथ इंस्पेक्टर जमशेद के यहाँ आए। तुम्हें 50,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, उनमें से कुछ खैरात भी किया है या नहीं? इंस्पेक्टर जमशेद ने खान रहमान से पूछा। कौन से 50,000 रुपये? वही जो तुम मुजरिमों के हवाले करने चले थे। अरे छोड़ो यार, तुम्हारे होते हुए भला मैं उन्हें दे सकता था? तो तुमने उनमें से कुछ खैरात नहीं किया? तुम तो वाकई मुझे मुजरिम बनाने पर तुले हुए हो। अब किसी ना किसी को तो पकड़ना ही है। अब्बाजान, आप उनके मुलाजिमों की निगरानी क्यों नहीं कराते? महमूद ने पूछा। निगरानी तो हो रही है। सेठ हबीबुल्ला ने जो 2 खत बाद में आपको दिए, उनकी तहरीर अंकल को मिलने वाले खतूत से मिलती है? फरजाना ने पूछा। हाँ, मिलती तो है। इस किस्म के तमाम खतूत राशिद या गौरी के हाथ के लिखे हुए हैं, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। तब तो वही दोनों असल मुजरिम हो सकते हैं। नहीं, उनके ऊपर भी कोई मौजूद है और वही असल मुजरिम है। तो फिर कब पकड़ रहे हैं असल मुजरिम को? मुजरिम मेरे सामने है, इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? तुम्हारे सामने तो मैं बैठा हूं, खान रहमान ने बौखला कर कहा। मेरा मतलब है मैं जानता हूं कि मुजरिम कौन है। कौन है? सब चौंक कर बोले। ये मैं अभी नहीं बता सकता। मेरे पास दरअसल उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो अब तक बचा हुआ है, वरना आज से 15 दिन पहले ही उसे पकड़ लिया होता। तो क्या अब तुमने उसके खिलाफ सबूत हासिल कर लिया है? खान रहमान ने बेचैन होकर पूछा। यही तो मुसीबत है। दरअसल मुजरिम बहुत ही चालाक है। वो खुद किसी मामले में शरीक नहीं होता। उसने तमाम काम अपने आदमियों के जरिए कराए हैं, सिवाय 1-2 कामों के। वो काम कौन से हैं? महमूद ने पूछा। एक काम तो यह कि वो अपने आदमियों को सिर्फ फ़ोन करता रहा है और उनके फ़ोन वसूल करता रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके आदमी भी उसे फ़ोन करते रहे हैं? फरजाना ने पूछा। हाँ, तो आपने उनसे उसका फ़ोन नंबर क्यों नहीं पूछा? फारूक ने पूछा। फ़ोन नंबर मुझे मालूम है। क्या कहा? तुम्हें मालूम है? खान रहमान का चेहरा हैरत की तस्वीर बन गया। इंस्पेक्टर जमशेद के इस जुमले पर महमूद, फारूक और फरजाना के मुंह भी खुले के खुले रह गए थे। बाकी लोग जरा अलग बैठे अपनी बातों में मसरूफ थे। तो फिर तो मुजरिम का पता मिनटों में लग सकता है। तुमने टेलीफोन डायरेक्टरी में वो नंबर तलाश क्यों नहीं किया? खान रहमान ने पूछा। मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूं कि डायरेक्टरी ना देखता। आखिर मुजरिम के फ़ोन का नंबर क्या है? महमूद ने पूछा। 3431। ठहरिए, मैं अभी डायरेक्टरी में देख कर आता हूं। रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है ये नंबर किसका है। तो फिर बताते क्यों नहीं? उस नंबर के सामने रहमान का नाम लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। क्या? खान रहमान के मुंह से चीख निकली। वो उछल कर खड़े हो गए। हरगिज़ नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ कहते हो। मैं झूठ कहता हूं? महमूद, जरा डायरेक्टरी तो उठाकर लाओ। महमूद हैरान हैरान सा उठकर चला गया। तुम जानते हो मेरे घर में जो टेलीफोन है उसका नंबर 504 है, खान रहमान बोले। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि डायरेक्टरी में यही लिखा है। तो फिर वो कोई और शख्स होगा। रहमान का मतलब सिर्फ खान रहमान ही तो नहीं हो सकता। खुर्शीद रहमान भी हो सकता है, खावर रहमान भी हो सकता है। तुम तो यूं ही गर्मी दिखा रहे हो। मैंने ये कब कहा है कि रहमान तुम्हारा ही नाम हो सकता है? इतने में महमूद डायरेक्टरी लेकर आ गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने उसके वर्क उल्टे, फिर एक जगह उंगली रखकर बोले, लो देख लो, 3431 के रहमान। ओफ मेरे खुदा, मुजरिम बहुत चालाक हैं। उसी वक्त किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। महमूद, जरा देखना तो कौन है। महमूद उठकर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। यह खत डाकिया दे गया है। इंस्पेक्टर जमशेद ने लिफाफा खोला। दूसरे ही लम्हे वो चौंक उठे। लो भाई, मुझे भी धमकी मिल गई, वो बोले। धमकी मिल गई? खान रहमान ने कहा। सब चौंक कर इंस्पेक्टर जमशेद को देखने लगे। खुद ही देख लो। उन सब के सामने खत पड़ा था। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर जमशेद, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरे तमाम साथी पकड़े गए। मैंने सोचा है कि तुमसे इंतकाम लिया जाए, और इससे बेहतर इंतकाम और क्या हो सकता है कि तुम्हारी बेटी को कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा तुम्हें इत्तला दी जाती है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बहुत खूब, तुम्हारी बारी भी आ गई, खान रहमान बोले। मैं कहता हूं कि यह अच्छा ही हुआ, इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर कहा। खान रहमान चौंक गए। मुजरिम ने कोई कदम तो उठाया। मैं इसी इंतजार में था कि वो कोई हरकत करे और मैं उस पर हाथ डालूं। वो कैसे? मैं उसे जानता हूं और मुजरिम समझता है कि मैं उसे नहीं जानता। मैं उसकी लालमी से फ़ायदा उठाऊंगा। अब्बाजान, मुजरिम बहुत चालाक है। मैं तो कहता हूं इसी वक्त मकान के गिर्द पैरा बिठा दें। महमूद ने तजवीज़ पेश की।
बस देखते जाओ। और हाँ, तुम ये बताओ कि 50,000 रुपये बचने की खुशी में पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी? कैसी पार्टी? खान रहमान ने मजाक में उड़ाना चाहा। देखो, मजाक नहीं चलेगा। तो फिर जो चलेगा वही बताओ। पार्टी, और वो भी कल शाम को। कल शाम को? हाँ, और सिर्फ हमें ही नहीं, अपने तमाम दोस्तों को भी। बस अब जाकर पार्टी की तैयारी करो। दूसरे दिन इंस्पेक्टर जमशेद ने धमकी वाला खत डीआईजी के सामने रख दिया। उन्होंने खत पढ़ा और हैरान होकर उन्हें देखने लगे। फिर बोले, हमारे मुल्क के मुजरिम इस कदर दिलेर हो गए हैं। मैं खुश हूं और अब चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं कि जिस वक्त मुजरिम पर हाथ डालूं, आप भी वहां मौजूद हों। इसकी ज़रूरत ही क्या है? मुजरिम बहुत चालाक है और उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं उसे आपकी मौजूदगी में पकड़ना चाहता हूं। क्या मुजरिम के हाथ की लिखी हुई तहरीर उसके खिलाफ सबूत नहीं है? हो सकता है यह तहरीर भी मुजरिम ने अपने हाथ से ना लिखी हो। ठीक है, मैं तैयार हूं। इंस्पेक्टर जमशेद ने इकराम को कुछ हिदायत दी और घर चले आए। यहां उन्होंने महमूद फारूक और फरजाना को सारी बातें समझाईं और फिर खान रहमान की पार्टी में जाने की तैयारी करने लगे। पार्टी में सबसे पहले इंस्पेक्टर जमशेद और उनके बीवी बच्चे पहुंचे। खान रहमान उन्हें देखते ही चहके, वाह, सबसे पहले आप पहुंचे। मालूम होता है सुबह से भूखे हो। आज हमने सुबह का नाश्ता किया, ना दोपहर का खाना खाया, वरना यहाँ क्या खाया जाता। अच्छा, मुझे मेहमानों की फहरिस्त दिखाओ। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? खान रहमान ने पूछा। मैं देखना चाहता हूं कि कोई मेहमान रह तो नहीं गया। मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर जहन का मालिक नहीं हूं। खान रहमान अकड़ कर बोले, इसमें क्या शक है? फहरिस्त कहाँ है? ये रही, लो, इत्मीनान कर लो। इंस्पेक्टर जमशेद ने फहरिस्त पर एक नज़र डाली और मुतमईन होकर बोले, वाकई मुझे यकीन आ गया। किस बात पर? यही कि तुम मेरी तरह कमज़ोर जहन के मालिक नहीं हो। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। इंस्पेक्टर जमशेद ड्राइंग रूम में आ गए और डीआईजी साहब के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से जल्द ही जवाब मिला, हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर जमशेद बोल रहा हूँ। हाँ जमशेद, कहो क्या रहा? जी, सब काम ठीक है। आप खान रहमान की कोठी पर आ जाइए, लेकिन फाटक की तरफ से ना आइएगा। पिछले दरवाजे पर एक आदमी मौजूद होगा, वो आपको एक कमरे में पहुंचा देगा। लेकिन ये खान रहमान की कोठी है कहाँ, और ये कौन बुजुर्गवार हैं? आप नहीं जानते? रहमान आबाद इन्हीं के नाम से तो आबाद है, मेरे दोस्त हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ज़हूर, इधर आओ। वो उसे अलग ले गए और उसके कान में कुछ कहते रहे। वो अदब से सर हिलाता रहा। फिर वो लॉन में आ गए। यहाँ मेज़ों पर खाने पीने का सामान चुना जा चुका था और मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। खान रहमान मेहमानों के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर जा खड़े हुए। इंस्पेक्टर जमशेद ने भी उनका साथ दिया और बारी बारी मेहमानों से हाथ मिलाने और खुशामदीद कहने लगे। लो भाई, सेठ हबीबुल्ला भी चले आ रहे हैं। खान रहमान ने बाहर की तरफ इशारा किया। कुछ देर बाद तमाम मेहमान आ गए, लेकिन उनके हाथ अभी मिठाइयों और चटपटी चीज़ों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। खान रहमान ने फ़ोन बाहर ही मंगवा लिया था। वो फ़ोन की तरफ बढ़े और रिसीवर उठाकर कान से लगाया। फिर इंस्पेक्टर जमशेद से बोले, जमशेद, तुम्हारा फ़ोन है। जमशेद ने आगे बढ़कर रिसीवर उनके हाथ से ले लिया। वेस्ट एंड बैंक में डाका? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने रिसीवर रख दिया। कई आदमी हाथ रोक कर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। खान रहमान ने पूछा, क्या बात है? वेस्ट एंड बैंक में डाका डाला गया है। डीआईजी साहब ने फौरन बुलाया है। मुझे अफसोस है कि पार्टी में छोड़कर जा रहा हूँ। लानत है ऐसी नौकरी पर। अब तुम रात से पहले तो क्या वापस आओगे? हाँ, मुश्किल है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर जमशेद बाहर निकल गए। अचानक फारूक का हाथ फरजाना की प्याली से टकराया। चाय की प्याली फरजाना के हाथ से छूट कर गिर पड़ी। अरे ये तुमने क्या किया? मेरे सारे कपड़े खराब कर डाले, फरजाना ने चीख कर कहा। मेरे कमरे में जाकर मेरा कोई जोड़ा पहन दो, नाज ने कहा। ठीक है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। वो कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल धक धक कर रहा था। फिर उसने नाज की कपड़ों वाली अलमारी खोली और उसमें से एक जोड़ा निकाला, फिर दूसरा निकाला और पहले को वापस रख दिया। उसे अपने बदन से लगा कर देखा, उसे भी वापस रख दिया। इस तरह 2-3 मिनट गुजर गए। अचानक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला। फरजाना दरवाजे की तरफ से मुंह फेरे बेखबर खड़ी रही, यहां तक कि उसने महसूस किया कि दरवाज़ा खोलने वाला कमरे में दाखिल हो चुका है। फिर दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। अचानक कमरे की चटखानी लगने की आवाज़ आई। फरजाना जोर से चौंक कर मुड़ी। उसकी आंखें मुड़ते वक्त खौफ से फैल गई थीं। साथ ही वो चिल्लाई, कौन है? फिर अंदर दाखिल होने वाले की तरफ देखकर मुस्कुराई।
ओह, आप हैं। अंदर आने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वो टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। फिर उसका दायां हाथ जेब में गया और जब वो बाहर निकला तो उसमें एक बड़ा सा चाकू था। दूसरे ही लम्हे कमरे में चाकू के खुलने की आवाज़ गूंजी। फरजाना की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। ये क्या? तुम्हारी मौत। खबरदार जबान से कोई लफ्ज ना निकले। वो गुर्राया। फरजाना थर थर कांपने लगी। उसका रंग उड़ गया था। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। फरजाना के मुंह से बेख्तियार निकला, नहीं नहीं। ये कहते हुए वो उल्टे कदमों गुसलखाने की तरफ बढ़ी और फिर दरवाजे से टकरा गई और दरवाज़ा खुल गया। वो एकदम गुसलखाने में घुस गई। आहा, मैं भी यही चाहता था। अब मैं तुम्हें आसानी से कत्ल कर सकूंगा। ये कहते हुए वो गुसलखाने में दाखिल हो गया। उसका चाकू वाला हाथ उठा हुआ था। फिर एक अजीब तमाशा हुआ। उसके चाकू वाले हाथ पर लोहे की कोई चीज़ इस जोर से लगी कि चाकू उसके हाथ से गिर गया। वो घबरा कर मुड़ा। गुसलखाने के दरवाजे वाली दीवार के साथ इंस्पेक्टर जमशेद पिस्तौल ताने खड़े थे। उनके बराबर में डीआईजी और उनके साथ एक मजिस्ट्रेट खड़ा था। बहुत खूब फरजाना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कोई बड़े से बड़ा अदाकार भी इससे बेहतर अदाकारी नहीं कर सकता था। हर काम प्रोग्राम के मुताबिक हुआ और अब सेठ हबीबुल्ला साहेब, तुम मेरे बिछाए हुए जाल में इस बुरी तरह फंस चुके हो कि जिंदगी भर नहीं निकल सकते। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जमशेद ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर इकराम, महमूद और फारूक खड़े थे। इकराम के साथ 3 सिपाही भी थे। क्या हुआ अब्बाजान, हर काम प्रोग्राम के मुताबिक हो गया ना? महमूद ने पूछा। इसके हाथ में हथकड़ियाँ डाल दो, जमशेद ने इकराम को हुक्म दिया। उसी वक्त खान रहमान कमरे में दाखिल हुए। क्या बात है फरजाना, तुमने अभी तक? उनके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। जमशेद, ये तुम हो? तुम तो किसी डाके के सिलसिले में चले गए थे और ये मैं क्या देख रहा हूं? यहां तो डीआईजी साहब भी मौजूद हैं। अरे ये क्या? सेठ हबीबुल्ला को क्या हुआ? ये मैं इनके हाथों में क्या देख रहा हूं? ये सब क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। असल मुजरिम तुम्हारे सामने है। खान रहमान हलक फाड़ कर चिल्लाए। हाँ, यही है वो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। डीआईजी साहब और स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने जो कुछ आंखों से देखा है उसे दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती। क्या देखा है इन्होंने? खान रहमान ने पूछा। इन्हें सब कुछ बताया गया। आखिर में इंस्पेक्टर जमशेद बोले, धमकी भरा खत मिलते ही मैंने तुम्हारी पार्टी का प्रोग्राम बनाया। मैं जानता था कि इसमें तुम अपने पुराने दोस्त को भी बुलाओगे। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे फ़ोन करके बुलाया गया। मैं तुम्हारे घर से निकला, लेकिन पिछले दरवाजे से इस कमरे में चला आया। यहाँ ये दोनों साहिबान पहले ही पहुंच चुके थे। पिछले दरवाजे से? खान रहमान ने हैरान होकर कहा। लेकिन वो तो बंद रहता है। उसे खुलवाने के लिए ज़हूर की खिदमत हासिल की गई। फिर फारूक ने जानबूझकर फरजाना की चाय की प्याली पर हाथ मारा। चाय फरजाना के कपड़ों पर गिरी और वो कपड़े बदलने के बहाने इस कमरे में चली आई। उसे मालूम था कि हम गुसलखाने में मौजूद हैं। उसे कैसे मालूम हो गया था? तुम लेट भी हो सकते थे, खान रहमान ने पूछा। प्रोग्राम यह था कि जब डीआईजी साहब और मजिस्ट्रेट साहब कमरे में पहुंच जाएं तो मुझे फ़ोन किया जाएगा। मेरे जाने के 3 मिनट बाद फारूक चाय की प्याली पर हाथ मारेगा। फरजाना को मालूम था कि हम गुसलखाने में मौजूद हैं। बहरहाल फिर सेठ साहब अंदर दाखिल हुए। तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया, इसका तुम्हें ज़र्रा भर भी एहसास नहीं? अगर यह गुसलखाने से बाहर ही फरजाना को चाकू मार देता तो? खान रहमान ने गुस्से से कहा। यह चाकू नहीं मार सकता था। जमशेद मुस्कुराए। कैसे? इकराम, तुम बताओ। मैं इस कमरे के रोशनदान से अंदर झांक रहा था। रोशनदान की चौखट पर पिस्तौल की नाल तैयार थी। यूं ही फरजाना को कोई खतरा होता, मेरे पिस्तौल की गोली सेठ साहब के ठीक सर में लगती। बहुत खूब। अब ये भी बताते चलो कि सेठ हबीबुल्ला ने कमरे में दाखिल होते वक्त तुम्हें रोशनदान पर चढ़ते नहीं देखा था। मैं उसके सामने वाले कमरे में दरवाज़ा बंद किए झिर्री में से झांक रहा था। लकड़ी की सीढ़ी दीवार से पहले ही लगाई जा चुकी थी। जो ही सेठ साहब कमरे में दाखिल हुए मैं सीढ़ी पर चढ़ गया। वाह, कमाल है, इस कदर ज़बरदस्त जाल। इंस्पेक्टर जमशेद, तुम वाकई इंस्पेक्टर हो। और तुम्हारे बच्चे तो तुमसे भी 2 हाथ आगे हैं। आज तो फरजाना ने कमाल ही कर दिया। और तुम सेठ हबीबुल्ला, तुम क्या कहते हो? खान रहमान ने सेठ की तरफ तंज भरी नजरों से देखते हुए पूछा। जवाब में वो कुछ न बोला। इस बेचारे के पास कहने के लिए है ही क्या? इसके हाथ की लिखी हुई तहरीर हमारे पास मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि बाद में इसने जो मुझे धमकी दी खुद अपने हाथ से लिखी और यही सबसे बड़ा सबूत बन गई। यूं भी मौके पर 2 बड़े अफसर मौजूद थे।
तो क्या उस दिन खिड़की इसने खोली थी? महमूद को अचानक ख्याल आया। बिल्कुल। चलो छुट्टी हुई। खान रहमान हाथ पर हाथ मारकर बोले, अब इसे पिछले दरवाजे ही से हवालात में पहुंचा दो। इंस्पेक्टर जमशेद ने इकराम से कहा। जी बहुत अच्छा। उनके जाने के बाद महमूद ने पूछा, अब्बा जान एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने मुजरिम को कैसे पहचाना? ये सवाल बहुत अहम है। तुम्हें याद है मुजरिम के दो साथी दोनों बच्चियों को खिड़की के रास्ते ले गए थे? जी हाँ। बस उसी वक्त से मैं यही सोचता रहा कि खिड़की किसने खोली थी। मैंने तमाम मुलाजिमों से बार बार सवालात किए और इस नतीजे पर पहुंचा कि इनमें से कोई गद्दार नहीं है। उसके बाद सेठ हबीबुल्ला और खान रहमान ही ऐसे थे जो खिड़की खोल सकते थे। टेलीफोन का नंबर तुम्हारे अंकल खान रहमान का नाम जाहिर कर रहा था, लेकिन उन्हें मैं बहुत अरसे से जानता हूं, इसलिए ले देकर सेठ हबीबुल्ला ही वो शख्स हो सकता था जिसने खिड़की खोली। यहीं से मैंने उसे पहचान लिया। और वो टेलीफोन नंबर? हाँ, सेठ हबीबुल्ला के घर में 2 टेलीफोन लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे के बारे में उसके सिवा किसी को मालूम नहीं। वो किसी खुफिया जगह रखा है। उसे फर्जी नाम से ही लगवाया गया था। हो सकता है कि टेलीफोन के महकमे में भी उसका कोई आदमी मौजूद हो। हाँ, ज़रूर यही बात होगी। खान रहमान बोले, चलो भाई, खाने पीने की चीज़ें हमें बद्दुआएं दे रही होंगी। अब उन्हें क्या मालूम कि ये सब खड़ाक किस लिए फैलाया गया था, और इनका तो सिर्फ बहाना था, यानी सिर्फ खाने पीने की चीज़ें। खैर, अब जबकि बहाना बन ही गया है तो चलो सब चलकर उनकी शिकायत रफा कर दें। ऐसा ना हो कि मेरी और तुम्हारी बीवियां दूसरे मेहमानों के साथ मिलकर तमाम चीज़ें चट कर जाएं। खान रहमान की तकरीर पर सब हंसते हुए खाने की मेज़ों की तरफ चल पड़े।